हेलो सी फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग से क्लासेस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इंडेक्स 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अभी तक हम फाइनेंशियल एसेट्स को कवर करके आ चुके हैं। उसके अंदर हमने उसका देखा था कि क्लासिफिकेशन कैसे होता था, उसका मेजरमेंट कैसे होता था फाइनेंशियल एसेट्स का, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी का। अब फाइनेंशियल लायबिलिटी के अंदर हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उसका मेजरमेंट कैसे होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी का विद इलस्ट्रेशंस आज ही सारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी का रूल्स है मेजरमेंट के, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह के, वो सारे के सारे सिमिलर हैं किसके जैसे, फाइनेंशियल एसेट के जैसे। ठीक है, तो सारा मोस्टली सिमिलर है, तो उस पर टाइम नहीं लगेगा। और फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन तो हम डिटेल में पहले ही देख के आ चुके हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने कवर कर ली थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखे थे तो देख लीजिए उसको। ठीक है, और हमने डिफरेंस भी देखा था कि इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो उसको बार बार यहाँ पे कवर नहीं करूंगा। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको चार्ट बनवा के थोड़ा समझाता हूँ आगे। ठीक है, अब फाइनेंशियल लायबिलिटी, इसमें कैटेगरीज किन किन में क्लासिफाई होगा। जैसे हमने देखा था कि फाइनेंशियल एसेट को हमने 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। उसको क्लासिफाई किया था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एक फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया था। तो इसको कितने में करेंगे, इसको हम सिर्फ दो कैटेगरीज में ही क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे सिर्फ 2 कैटेगरीज में ही क्लासिफाई होगी, एक तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, एक फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस में, सिर्फ 2 कैटेगरीज में। तो सर क्या यहाँ पे टेस्ट वगैरह होगा कंडक्ट, जैसे हम वहां पे टेस्ट करते थे? जी नहीं, यहाँ पे टेस्ट की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यही एक बादशाह है, इसी को डिफॉल्ट कैटेगरी बना रखा है, डिफॉल्ट कैटेगरी। तो सर ये एफवीटीपीएल क्या फिर मजे के लिए है? जी हाँ, ये मजे के लिए ही रखा हुआ है। इसको 4-5 लाइबिलिटी दे दी है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हो इसको। ठीक है, जो 4-5 लाइबिलिटी है वो दिखा देता हूँ मैं अपने नोट्स के थ्रू आपको। तो ये सबसे पहले अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का बताता हूँ मैं। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डिफॉल्ट कैटेगरी क्या होती है। ठीक है, ये डिफॉल्ट कैटेगरी। अब एफईटीपीएल में कौन सी आती है? एक तो डेरिवेटिव्स आते हैं, दैट आर फाइनेंशियल लायबिलिटी। ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज कौन से होते हैं? डेरिवेटिव्स। कौन से वाले डेरिवेटिव्स की बात हो रही है? जो हम डेफिनेशन देखी थी उस टाइम देखा था कि जो डेरिवेटिव्स पोटेंशियली अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं वो होती है मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी। वो वाले होंगे, वो एफवीटीपीएल के अंदर क्लासिफाई हो जाएंगे। ठीक है, और मेरी फाइनेंशियल गारंटी क्या होती है? जैसे मान लो उधार पे पैसा इसने लिया, उधार पे पैसा इसने दिया। ठीक है, मतलब कि उधार पे इसने दिया पैसा, उधार पे लिया इसने पैसा। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग पार्टी है। अब वो जिसने उधार पे पैसा दिया उसने मेरी गारंटी पे दिया पैसा कि अगर ये नहीं चुकाएगा तो मेरे को चुकाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो इसमें मैं बेफालतू का मुर्गा बना हुआ हूं, तो मैं कौन सी काउंटिंग करूंगा? मैं जो ये बताता फाइनेंशियल गारंटी, वो वाली मैं करूंगा। तो ये वाली मैं आगे वाले लेक्चर्स में कवर करूंगा, आज वाले में नहीं करूंगा। ठीक है, आज वाले में बाकी सारा फाइनेंशियल लायबिलिटी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा विद इलस्ट्रेशन। ठीक है, ये वाला आगे करूंगा। एक ये कंटीजेंट कंसीडरेशन होती है, इसको मैं बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले इंडेक्स के साथ ही डिस्कस करूंगा आपके साथ, अभी नहीं करूंगा। अब एक होती है मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जैसे आपने फाइनेंशियल एसेट में देखा था जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग थी उसको एफवीटीपीएल में क्लासिफाई किया था। ऐसे ही जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज आपकी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग होगी उसको आप एफवीटीपीएल में क्लासिफाई कर दोगे। ठीक है, तो मैं अगर देखो कौन सी फाइनेंशियल लायबिलिटी को मैंने एफवीटीपीएल में क्लासिफाई किया अब तक, एक तो जो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, और जो डेरिवेटिव्स हैं पोटेंशियली अनफेवरेबल, और एक फाइनेंशियल गारंटी, एक कंटीजेंट कंसीडरेशन, 4। अब एक ऑप्शन और दे रखा है इन्होंने, ऑप्शन फेयर वैल्यू ऑप्शन। ये आपका एसेट्स में भी था, आपने देखा था कि अकाउंटिंग मिसमैच होता था तो आपके पास ऑप्शन होता था कि आप एफवीटीपीएल पे उसको क्लासिफाई कर सकते थे एसेट को। ठीक है, बट मैंने आपको वहां पे डिटेल में समझाया नहीं था, आपको सिर्फ एक ये कहा था कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक सीट बनाता हूं, यहाँ पे एक समझाता हूं। आप जब फाइनेंशियल एसेट किया था तो वहां पे कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई की थी मैंने एसेट्स को? 3 कैटेगरीज में। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। ठीक है, वहां पे मेरी 3 कैटेगरीज में थी। ठीक है, ये अकाउंटिंग मिसमैच होता क्यों है वो बताता हूं मैं। ठीक है, वो बता रहा हूं। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मेरी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई हुई थी, और फाइनेंशियल लायबिलिटी मेरी 2 में होती है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं आपको होता क्या है। अगर मान लो मैंने कोई फिक्स्ड रेट की फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की है, मतलब ये कह सकता हूं कि फिक्स्ड रेट की फाइनेंशियल एसेट्स को मैंने परचेज किया। उसको परचेज करने के लिए पैसा कहां से आया? मैंने कई फिक्स्ड रेट की डिबेंचर्स वगैरह इशू किए, तो उससे जो पैसा मिला उससे मैंने ये एसेट्स परचेज कर ली। ठीक है, तो मैंने कह सकता हूं कि फिक्स्ड रेट की
एसेट्स परचेज की है, इसको मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, फिक्स्ड रेट की एसेट्स परचेज की हैं। कैसे? फिक्स्ड रेट एसेट्स परचेज, इसके लिए पैसा कहां से आया? फाइनेंस्ड बाय फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स, फिक्स्ड रेट डिबेंचर से आया। फिक्स्ड रेट डिबेंचर से मैंने इशू करके पैसा लिया, ठीक है, तो वो वाला उससे मैंने फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर लिए, ठीक है। तो ऐसा केस होता है तो क्या होता है? अब मैं इसका अगर बताऊं, इसके अंदर ये फाइनेंशियल एसेट होगी मेरी, ये मेरी क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट हो जाती है, ठीक है। इसको मैं कितनी कैटेगरीज में कर सकता था क्लासीफाई? इसके लिए मेरे ऑप्शन थे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ठीक है। और इसको, ये मेरी क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसको मैं कितनी कैटेगरीज में कर सकता हूँ क्लासीफाई? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड और फेयर वैल्यू थ्रू P&L, इसको 2 कैटेगरीज में कर सकता हूं, ठीक है। अब मान लो ये जो मैंने एसेट ली है, इसका मॉडल है मेरा हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, तब किस में क्लासीफाई करूंगा? तब किस में क्लासीफाई करूंगा इसको? तब मैं, इसलिए इसमें सबसे पहले तो ये देखो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो पास हो रहा है, हाँ फिक्स्ड रेट है, मतलब जो मेरा सिर्फ इंटरेस्ट का पोर्शन ही है और एक प्रिंसिपल, इसके अलावा कुछ और है नहीं इसमें। तो इसमें क्या हो गया? मेरा CCFC मीट हो गया। और बिजनेस मॉडल अगर मेरा ये है, कौन सा? CCFC पास, CCFC तो पास हो गया। और बिजनेस मॉडल है मेरा हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, तो FVTO CA में जाएगा मेरा। और फीड रेट डिबेंचर्स हैं, तो वहां पे टेस्ट करते हैं? नहीं, टेस्ट नहीं करते। तो हम ये देखते हैं डिफॉल्ट ये वाली कैटेगरी थी, FVTPL वाली में आ रहा नहीं आ रहा? क्या ये मेरा डेरिवेटिव था? कोई फाइनेंशियल गारंटी है? कोई कंटीजेंट कंसिडरेशन है या हेल्पफुल ट्रेडिंग है? नहीं, ये इनमें से नहीं आ रहा, तो ये किस में आता है? ACM में, ठीक है। ये मेरा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में आ जाएगा, ये ACM में क्लासीफाई होगा, ठीक है। ये वाला ACM में क्लासीफाई हो रहा और ये वाला इसमें क्लासीफाई हो रहा, तो दोनों में एक मिसमैच आ जाता है, ठीक है। कैसे? अब मैं अगर इसको रिकॉग्नाइज करूंगा, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात कर रहा हूं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे? इसका तो करते हैं हम फेयर वैल्यू पे, ठीक है, और इसका करते हैं अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे। मैं आपको पहले बोला था कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी के मेजरमेंट वगैरह के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे के सारे फाइनेंशियल एसेट जैसे ही है। जो इसका ACM मेथड है वो सारा सेम है यहाँ पे फाइनेंशियल लायबिलिटी का, और जो है जैसा आपने फाइनेंशियल एसेट में किया था वैसा ही। तो इसके अंदर एक दो माइनर से चेंज है, वे मैं आपको बता दूंगा, वो सिर्फ वर्ड्स का डिफरेंस है और कुछ ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है। और जबकि मैं आपको ये वाला पोर्शन कवर भी करवा चुका हूँ वहां पे थोड़ा सा, ठीक है। तो चेंज है नहीं, ये समझो कि नील चेंज है बिल्कुल, ठीक है। बहुत माइनर सा चेंज है, एक दो चेंज है बस, वो बता दूंगा मैं आपको। इसके अंदर हम अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे दिखाते थे सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, ठीक है। अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे आएगी ये होती है मेरी अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे, और ये होती है मेरी फेयर वैल्यू पे। ये अमोर्टाइज्ड है, ये फेयर वैल्यू, ठीक है। अब इस पे फेयर वैल्यू पे लेके आने के लिए क्या करते थे? मैंने आपको सारा बताया था कि सारा का सारा आपका अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग चलती है, बट जो लास्ट में एक एंट्री और पास करनी होती थी सिर्फ फेयर वैल्यू चेंज की, वो कहां पे जाती थी? उसका डिफरेंस OCI में, ठीक है। इसका डिफरेंस OCI में चला जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे तो आपकी एसेट फेयर वैल्यू पे सो रही है, यहाँ पे आपकी सो रही है अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे, ठीक है। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी अमोर्टाइज्ड अमाउंट पे सो रही है और ये फेयर वैल्यू पे सो रही है। तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटिंग मिसमैच क्रिएट करेगा, जबकि ये लायबिलिटी इसीलिए रेज हुई है कि आपको ये वाली एसेट परचेज करनी थी, इससे जो पैसा मिला वो आपने इसमें लगा दिया, तो आपका कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग मिसमैच बनेगा। तो आपको ज्यादा बेटर ये नहीं रहेगा कि आप दोनों में ही ये वाला यूज कर लो। आपको कहें सर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड कर सकते हैं, मैं कहता हूं कि हाँ, अगर आपका फाइनेंशियल एसेट का बिजनेस मॉडल कौन सा है? बिजनेस मॉडल एंटिटी लेवल पे होता है, और एक एंटिटी में मोर देन वन बिजनेस मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। एंटिटी लेवल पे देखते हैं, ये सिंगल फाइनेंशियल एसेट के लिए नहीं देखते थे हम, ठीक है। मानता हूं कि मैं, मेरा बिजनेस मॉडल है हेल्ड टू कलेक्ट टिल मैच्योरिटी, तो मैं ACM में कर लेता और ये वाला ACM में जाता, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस केस में ये अगर मेरा बिजनेस मॉडल हो जाता है हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल, तो इसको इसमें करना पड़ेगा, इसको इसमें तो कर नहीं सकता, फिर मैं इसको तो इसमें ही क्लासीफाई करना होगा, और इसको आपको ACM में ही करना पड़ेगा। तो आपको एक ऑप्शन दे दिया कि अगर ऐसा सीन बन जाता है कि आपने जो फाइनेंशियल लायबिलिटी रेज की है
उससे आपने फाइनेंशियल एसेट को फाइनेंस किया है, और फाइनेंशियल लाइबिलिटी तो आपकी एसीएम के अकॉर्डिंग हो रही है क्लासीफाई, और इसकी मेजरमेंट वगैरह हो रही है एफबीटीओसी में, मतलब वो एफबीटीओसी में क्लासीफाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपका काउंटिंग मिसमैच आएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए आपको एक ऑप्शन दे दिया है कि आप एफबीटीपीएल में ही दोनों को क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, आपको एक ऑप्शन दे दिया गया कि आप इसमें ही क्लासीफाई कर दो। ठीक है, तो अभी एक काम करता हूं, मैं आपको एक अपने नोट्स पे लेके चलता हूं दोबारा से। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन दे रखी है, इलस्ट्रेशन सेकंड यूनिट की 30 इलस्ट्रेशन है। ये वहां पे 2 लगाना रह गया था, तो ये सेकंड यूनिट की 30 इलस्ट्रेशन मैंने निकाल ली है। ये एक एंटिटी है, इज अबाउट टू परचेज ए पोर्टफोलियो ऑफ फिक्स्ड रेट एसेट्स दैट विल बी फाइनेंस्ड बाय फिक्स्ड रेट डिबेंचर। तो एक एंटिटी है, वो परचेज करती है फिक्स्ड रेट एसेट्स को। उसका पैसा कहां से आता है? फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स को इशू करके। बोथ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर सब्जेक्ट टू द सेम इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये कहते हैं कि उनका सेम रेट इंटरेस्ट रेट रिस्क है। ठीक है, दैट गिव राइज टू अपोजिट चेंजेस इन फेयर वैल्यू। तो अपोजिट चेंजेस राइज हो जाते हैं, जिससे अपोजिट चेंजेस ही तो होंगे। एक के लिए फेयर वैल्यू गेन होगा, तो एक के लिए फेयर वैल्यू लॉस होगा। अब मान लो मेरी एसेट कोई 1000 रुपए की सो रही थी, वो अब 900 की हो जाती है। ठीक है, अब फेयर वैल्यू आप निकालोगे तो इसकी पहले लायबिलिटी थी 1000 की, अब 900 हो जाएगी। तो एक के लिए क्या हो गया? एक के लिए गेन हो गया, एक के लिए लॉस हो गया लायबिलिटी वाले के लिए। ठीक है, वो देख लेना किसके लिए गेन लॉस है। मैं यहाँ इतना डेप्थ में नहीं आपको समझाने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखा कि गिव राइज टू अपोजिट होता है, बस ये बताना था। इन फेयर वैल्यू दैट गिव्स राइज टू अपोजिट चेंजेस इन फेयर वैल्यू दैट टेंड टू ऑफसेट ईच अदर। तो इसका क्या है? बोथ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज आर सब्जेक्ट टू द सेम रेट इंटरेस्ट रेट रिस्क दैट गिव्स राइज टू अपोजिट चेंजेस इन फेयर वैल्यू दैट टेंड टू ऑफसेट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को ऑफसेट कर देती हैं। प्लीज प्रोवाइड योर कमेंट्स, तो कमेंट्स प्रोवाइड करो अपने। ठीक है, तो इसका अगर मैं देखूं, फिक्स्ड रेट एसेट्स प्रोवाइड फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज। ये फिक्स्ड रेट एसेट्स है, मेरे को कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज देती है। हाँ, पास हो जाता है क्राइटेरिया। एंड बेस्ड ऑन बिजनेस मॉडल ऑफ द एंटिटी, और बिजनेस मॉडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सच एसेट्स फिक्स्ड रेट एसेट्स में बी क्लासिफाइड एज अमोर्टाइज्ड। ये अमोर्टाइज्ड कब होगी? जब मेरा हेल्ड टिल मैच्योरिटी होगा, हेल्ड टू कलेक्ट होगा सिर्फ बिजनेस मॉडल, टिल मैच्योरिटी। और पे एफबीटीओसीआई कब होगा मेरा? ये जब मेरा बिजनेस मॉडल होगा हेल्ड टू कलेक्ट एंड सेल। ठीक है, मतलब कि एसेट मेरे दो मॉडल्स में जा सकती है, और लिखा हुआ है। ठीक है, दो में जा सकती है, चाहे तो अमोर्टाइज्ड में या फिर एफबीओसीआई में। और इन दी एब्सेंस ऑफ फेयर वैल्यू ऑप्शन, अगर फेयर वैल्यू ऑप्शन ना हो तो क्या होगा? तो होगा दी एंटिटी में क्लासिफाई दी फिक्स्ड रेट एसेट एज एफबीओसीआई। तो ऐसा हो सकता है कि आप उसको एसेट को, फिक्स्ड रेट एसेट्स को एफबीओसीआई पे क्लासिफाई कर दो। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपका गेन लॉस कहां पे जाएगा? गेन और लॉस होगा जो उस पे चेंज इन फेयर वैल्यू का, चेंज इन फेयर वैल्यू का, तो वो होगा ओसीआई में, ओसीआई में जाएगा वो। ठीक है, गेन या लॉस इन ओसीआई मैंने आपको बताया था अभी, और पहले भी हम डिटेल में देख के आ चुके हैं। एंड फिक्स्ड रेट डिबेंचर्स, और जो डिबेंचर्स होंगे वो अमोर्टाइज्ड पे दिखेंगे आपके। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा? एक अकाउंटिंग मिसमैच हो गया। However, reporting both assets and liabilities at fair value through P&L, मतलब कि अगर आप इसके ऊपर रिकॉग्नाइज कर देते हो दोनों को इसके अंदर ही क्लासिफाई कर देते हो, इसके अकॉर्डिंग ही मेजरमेंट वगैरह करते हो। ठीक है, तो ये करेक्ट कर देगा मेजरमेंट इनकंसिस्टेंसी को और प्रोड्यूस करेगा मोर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये करेक्ट कर देगा इनकंसिस्टेंसी को। ठीक है, तो अब हेंस इट मे बी एप्रोप्रिएट टू क्लासिफाई द इंटायर ग्रुप ऑफ, तो ये एप्रोप्रिएट रहेगा, एप्रोप्रिएट है कि आप उनको एफबीटीपीएल पे क्लासिफाई कर दो, दोनों को, एसेट्स को भी और लायबिलिटीज को भी। समझे? आई होप आप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अभी एक काम करता हूं, मैं अपने नोट्स पे लेके चलता हूं आपको दोबारा से। ये कुछ नहीं, मैं अपने लिए लिखा था। एक स्पेशल रूल फॉर लायबिलिटीज एट एफबीटीपीएल ऑन क्रेडिट रिस्क। ठीक है, एक स्पेशल रूल है फॉर लायबिलिटीज एट एफबीटीपीएल। एफबीटीपीएल के सेम प्रिंसिप जो रूल्स हैं वो सारे जैसे हमने एसेट्स में किए थे वैसे ही हैं। ठीक है, आपको दिखाऊंगा मैं आगे क्या है, और चेंज भी बताऊंगा, जो थोड़ा बहुत होगा वो बता दूंगा आपको क्या है। ठीक है, एक चेंज तो यही वाला है।
कि अगर फॉर लाइबिलिटीज डेजिग्नेटेड एट एफबीटीपीएल चेंजेस इन फेयर वैल्यू एट्रीब्यूटेबल टू चेंजेस इन द एंटिटीज ओन क्रेडिट रिस्क, ये कहते हैं कि लाइबिलिटीज जो कि डेजिग्नेट हुई है एफबीटीपीएल पे, तो उसके अंदर अगर कोई फेयर वैल्यू में चेंज आता है तो वो चेंज कहां पे जाता है नॉर्मली, तो आपका नॉर्मली जाता है पीएनएल में। अगर फेयर वैल्यू में चेंज होगा तो पीएनएल में जाएगा एफबीटीपीएल के केस में, ठीक है। हम फाइनेंशियल एसेट के केस में भी देख के आए थे, यही था। बट एट्रीब्यूटेबल टू चेंजेस इन द एंटिटीज ओन क्रेडिट रिस्क, अगर ये ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से हुआ है चेंज इन फेयर वैल्यू, तो ये जाएगा ओसीआई में, नॉट पीएनएल, ठीक है। पीएनएल में नहीं जाएगा तो ओसीआई में जाएगा। वैसे फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में एफबीटी ओसीआई की कोई कैटेगरी नहीं है, बट ओसीआई में तो जा ही सकता है ना, फिर भी वो कैटेगरी की बात थी। यहाँ पे लॉस होगा, मतलब कोई भी चेंज हो, फेयर वैल्यू चेंज, वो आपका गेन या लॉस हो कोई भी, तो आपका ये ओसीआई में जाएगा, ना कि पीएनएल में जाएगा, ठीक है। और इसके आगे अदर फेयर वैल्यू चेंजेस गो टू पीएनएल, तो बाकी के तो सारे उसमें जाएंगे। सिर्फ ओन क्रेडिट रिस्क वाले की बात की है कि अगर उसकी वजह से कोई फेयर वैल्यू में चेंज आता है तो वो आपका ओसीआई में जाएगा, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स ए कंपनी फ्रॉम बुकिंग ए प्रॉफिट सिंपली, तो इससे क्या होगा कि वो कंपनी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएगी। यहाँ पे कौन सा होता है, ये तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो जाता है सारा, तो इसलिए मैं इसको अनरियलाइज्ड में ही छोड़ दूंगा अगर कुछ गेन दिख भी रहा होगा, क्योंकि एक्चुअली में ना वो गेन है नहीं। एक तो ये लगाओ कि आपकी तो वहां पे दुनिया लुटी हुई है, आपको कोई एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बिकॉज इट्स ओन क्रेडिट वर्दीनेस हैज डिटोरेटेड, मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस इतनी गिर चुकी है, उस वजह से आपकी ये आपके क्रेडिट रिस्क की वजह से आपकी फेयर वैल्यू में कम हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आपको ये ओसीआई में लेके जाना होगा जो गेन होगा, ठीक है। ये क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से आपका गेन ही आएगा हमेशा, समझे। तो लॉस वाला होगा, लॉस वाला कहां जाए, मतलब कि लॉस वाला होगा वो तो पीएनएल में ही कर दोगे आप, वो पीएनएल में करोगे। यहां पे क्रेडिट वर्दीनेस डिटोरिएट की वजह से होगा तो आपका ओसीआई में जाएगा, ठीक है। ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से आपका गेन या लॉस दोनों हो सकता है, बट अगर डिटोरिएट हो गई है, डिटोरिएट हो गया तो आपका गेन ही होगा। इसमें गेन के केस में आपको सिर्फ ओसीआई में ही ले जाना, समझे। तो इसका मैं आपको बताता हूं कैसे होगा। एक यहां पे एग्जांपल से मान लो 1000 रुपए का लोन आपने लिया है 10% इंटरेस्ट, इसकी मेच्योरिटी है 1 ईयर, मतलब आपको 1 साल के बाद इसको रिफंड करना है। तो आपको इसकी फेयर वैल्यू निकालने, मतलब बुक्स में फेयर वैल्यू निकालनी होगी तो कितनी आएगी, फेयर वैल्यू स्टार्टिंग की आएगी ये 1000 रुपए की, ठीक है। अब मार्केट में रेट चेंज हो गया, मार्केट में रेट हो गया 15%, ठीक है। ये 1000 क्यों आई, क्यों आई, इसकी ये कौन सी है, मार्केट रेट भी 10%, इसकी वैसे चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, चाहे किसी भी तरीके से, ट्रांजेक्शन प्राइस 1000 रुपए है तो 1000 रुपए की होगी, ठीक है। इंटरेस्ट कितना लगा इस पे, 100 रुपए, प्रिंसिपल कितना आपको रिफंड करना बाद में 1000 रुपए, तो इसका आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो 10% से कितना आएगा 1000, ठीक है। 1000 रुपए की आपकी इनिशियली बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है। अब मैं कहता हूं कि मार्केट में रेट हो गया 15%, मार्केट में रेट हो गया 15%, पहले 10% था अब 15% हो गया मार्केट में रेट, मतलब कि अब आप लोन लेने जाओगे तो आपको 15% पे लोन मिलेगा, ठीक है। अब आप लोन लेने गए तो 15% पे मिलेगा, पहले आपको मिला 10% पे लोन, तो आपने 1000 रुपए की अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दी, ठीक है। पहले आपको 10% पे इंटरेस्ट रेट पे मिला लोन, तो आपने 1000 रुपए में रिकॉग्नाइज कर दी, और अब आप लेने जाओगे तो आपको 15% में मिलेगा यही लोन, तो आपको इसकी फेयर वैल्यू चेंज करनी होगी, जी हाँ। तो इसकी फेयर वैल्यू 15% पे कितनी आएगी, कितनी, इंटरेस्ट 100 का ही है, ये इतना ही है, इसको अगर 15% से डिस्काउंट करोगे तो कितनी आएगी, देखो 1 साल का वो है हमारा 1/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1100, कितनी आ गई 956.5 इतनी होगी। अब फेयर वैल्यू लायबिलिटी की चेंज हो गई है, फेयर वैल्यू में चेंज होता है अगर, ठीक है। मैं टाइम पीरियड के ऊपर ज्यादा टाइम वो नहीं दे रहा, ठीक है। मैं सिर्फ ये मान रहा हूँ कि 1 साल का लोन लेना था तो पहले मेरे को 10% में मिल गया था, अब लेने जाऊंगा तो 15% में मिलेगा, ठीक है। ये 15% में मिलेगा और मार्केट में 15% पे मिलना शुरू हो चुका है अभी, ठीक है। जो भी लेने जाएगा 15% पे मिलता है, तो आपकी 956 रुपए की
फेयर वैल्यू होगी है। अब इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी है, डिक्रीज। अब फेयर वैल्यू लाइबिलिटी की डिक्रीज होती है तो उसमें क्या होता है मेरा गेन। उस केस में आ गया आपका गेन। कितना गेन हुआ इसमें, 1000 माइनस 956.52। तो आपको अगर एफवीटीपीएल के अंदर क्लासिफाई की हुई आपने लाइबिलिटी को, उस लाइबिलिटी को, तो आपको क्या करना होगा, फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज करना होगा सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। ठीक है, मैं सिर्फ ये मान रहा हूं कि 1 साल का लोन, ठीक है, रिडीम वगैरह इतना वो नहीं देखूंगा मैं कि 1 साल के बाद गए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चाहे 5 साल का लोन होता, ठीक है, ये मान लो चाहे 5 साल का है, बट मेरे को इजीनेस के लिए आपको कंसेप्ट समझाना था सिर्फ। आप यहाँ पे लॉजिक मत लगाने बैठना कि सर फर्स्ट ईयर के एंड में हम जब रिकॉग्नाइज करेंगे तो इसकी तो अलग हो जाएगी, ये तो रिडीम ही हो जाएगा। लॉजिक मत लगाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 ईयर का लोन ही लेने जाऊं मैं, अगर 15% हो जाता मेरा, तो मेरी बुक्स में कितनी वैल्यूज होगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि चेंज इन वाला, ठीक है, वो कंसेप्ट समझा रहा हूं। आप बिल्कुल लॉजिकली, ये मेरे को पता है गलत है, लॉजिकली ये गलत, ठीक है, जो फ्रेमिंग है ना ये एग्जांपल की, ये ऐसे ही होनी नहीं चाहिए। बट अगर मैं ज्यादा डीप में गलत कर वो बिल्कुल प्रॉपर बनाता तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता, तो मेरे को कंसेप्ट समझाने में बहुत टाइम हो जाता। तो इसलिए मैं सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए आपको ऐसा फ्रेम किया है। ठीक है, लॉजिकली ये गलत है बट कंसेप्ट के लिए बहुत सही है। इससे कंसेप्ट समझ में आएगा जल्दी, दूसरे में कंसेप्ट नहीं आता समझ, अगर लॉजिकली मैं करेक्ट एग्जांपल लेता। ठीक है, अब ये मेरे इसमें होना चाहिए 100 कितने पे, 956 पे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, गेन बुक कर दूंगा। तो कितना गेन होगा मेरा, तो कितना गेन आएगा मेरा, इस पे गेन आएगा मेरा 1000 में से 956.52 माइनस करूंगा तो ये आ गया 43.48 का। ये कहां जाता है वैसे, पीएनएल में जाएगा मेरा। ठीक है, ये गेन मेरा पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है सर, लाइबिलिटी मेरी कम हो जाती है तो मैं गेन बुक कर लेता हूं। ठीक है, फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू गेन ऑन चेंज इन फेयर वैल्यू, कितने से 43। फिर ये वाला यहाँ पे पीएनएल लिख दूं या फिर इसको पीएनएल ऐसे करके कर दूं, कुछ भी, ठीक है, आपके ऊपर है वो। अब मैं कहता हूं कि जो ये 15% पे आपको मिलना शुरू हुआ है ना, ये आपको इसलिए मिलेगा 15% पे कि आपको क्रेडिट वर्दीनेस बिल्कुल डाउन हो चुकी है। मार्केट में अभी भी 10% पे मिल रहा है, मार्केट में अभी भी 10% पे मिल रहा है, बट आपको 15% पे अब इसलिए मिलना शुरू होगा क्यों, क्योंकि आपकी बिल्कुल रेपुटेशन डाउन हो चुकी है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डाउन हो चुकी है। ठीक है, आपको कोई भी उधार पे पैसा देना नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि आप किसी का रिडीम नहीं करते हो, किसी का रिफंड नहीं करते हो, किसी को पैसा नहीं देते हो टाइम पे, आप इंटरेस्ट नहीं पे करते, तो आपको कोई देना नहीं चाहता पैसा। तो इसलिए 15% पे मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है। तो आप कहोगे कि सर 15% पे मेरे को हो गया, अगर मान लो अब 15% पे लेने जाऊंगा, ये मेरी सिर्फ क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से ज्यादा पे मिल रहा है, तो उसकी वजह से मेरी अगर फेयर वैल्यू में ये चेंज आया 1000 से 956 होगी, तो ये जो मेरा इसको क्या गेन शो करना आपके लिए बेशर्मी वाली बात नहीं लगती आपको? थोड़ी सी तो इज्जत होगी आपको, या वो भी नहीं रही अब कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस तो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसमें ऊपर से गेन और बुक कर दूं मैं तो आपको क्या कहा है इसको। फिर अगर ऐसा केस है कौन सा कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डाउन होगी, अगर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस डाउन हो गई है जिस वजह से आपको 15% पे मिलेगा, ठीक है, मार्केट में लेने जाओ तो 10% पे मिल जाता लोगों को, बट आपको नहीं मिल रहा क्योंकि आपने किसी का पैसा नहीं चुकाते, लोग आपको देना ही नहीं चाहते 15% पे, कोई देने के लिए एग्री हो गया तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो आप थोड़ा सा इज्जत रख के गेन बुक मत करो, इसको जो चेंज होगा ना, जो गेन होगा, इसको आप ओसीआई में बुक करोगे। ठीक है, आपको इतनी छूट दे दी कि ओसीआई में बुक कर लो ऑनलाइन गेन की तरीके से, समझे, पीएनएल में नहीं कर सकता। यही कंसेप्ट दे रखा था, दोबारा पढ़ाता हूं आपको एक बार। यही फॉर लाइबिलिटी जो एफवीटीपीएल वाले ही जा सकती है पीएनएल में, ठीक है, अगर उसकी फेयर वैल्यू में चेंज आता है, किस वजह से, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस की वजह से, कौन सा, डिटेरियोरेट होने की वजह से, तो ओसीआई में जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, अदर फेयर वैल्यू चेंजेस वहां पे जाएंगे। तो इसका लॉजिक यही था कि उसको प्रॉफिट बुक करने से रोकना था हमें, कि इतने भी थोड़ी सी तो शर्म रखो, थोड़ी इज्जत रखो अपनी। ठीक है, ठीक है, कि मूर्खों की तरह गेन बुक मत कर देना, पैसा तो दे नहीं रहे, ऊपर से गेन पे गेन बुक करी जा रहे हो। अब इसके बाद
एक ये करवाना मेरे को, बट उससे पहले मैं आपको नीचे वाला करवाता हूँ। एक मैंने आपको समरी बनवाई है, मास्टर चार्ट बनवाया, ठीक है। जैसे सेट का बनाया था वैसे ही ये सेम इसका भी है। ये किस पे एप्लीकेबल होता है? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये मेरा ऑल फाइनेंशियल लायबिलिटीज पे अनलेस रिक्वायर्ड और डेजिग्नेटेड टू बी मेजर्ड एट एफवीटीपीएल। जो एफवीटीपीएल में नहीं आती वो सारी अमोर्टाइज्ड में आ जाएंगी। एफवीटीपीएल में कौन सी आती है? मैंडेटरी, हेल्प फॉर ट्रेडिंग होगी, डेरिवेटिव्स होगी, फाइनेंशियल गारंटी वगैरह होगी, ठीक है। ये सारी इसमें आती है एफवीटीपीएल में। और डेजिग्नेटेड जो मैंने अकाउंटिंग मिसमैच के लिए किया था वो एफवीटीपीएल में आता है, ठीक है। तो इसका इनिशियल मेजरमेंट क्या होगा? इसका मैं कहूं फेयर वैल्यू लेस ट्रांजेक्शन कॉस्ट। एक चेंज यहाँ पे सिर्फ ये वाला। तो सबसे पहले ना एक काम करता हूं, मैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड करवा रहा हूं ना मैं आपको। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड पहले एसेट वाला दिखाता हूं आपको, कि जो आपने एसेट में देखा था ना, जो ये स्पेशल पॉइंट्स वाले सारे देखे थे, ये सारे के सारे ही, एक काम करता हूं मैं यहाँ पे एक अलग कलर के पेन से आपको नोट डाउन करूंगा। यहाँ पे जो भी आपने देखा था अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड का, तो यहाँ पे ना एक काम करो, यहाँ पे लिखो साथ में सेम फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज, सेम फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज। अब चेंज कहाँ कहाँ पे है इसमें? सिर्फ चेंज कहीं होंगे नहीं, बहुत रेयर चेंज है। ये वाला आप कूपन रेट पे ही करते हो, ये सेम रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। फेयर वैल्यू जो आपका होगा वो सारा, मतलब जो इंटरेस्ट और डिविडेंड की पेमेंट होगी कूपन रेट पे ही होगी, ठीक है। और ये वाला, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, ये भी सेम रहेगा जैसे उसमें देखा था। ये फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी सेम ऐसी कैलकुलेशन होगी। अब इसमें भी सेम होगी, बट इसके अंदर हमारा एक चेंज रहेगा थोड़ा। इसमें हम जब अनवाइंडिंग करते हुए एंट्री करते थे तो हम इंटरेस्ट इनकम को एक्रू करते थे, तो इसमें हम किसको करेंगे? इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस को करेंगे एक्रू, ठीक है। अभी जो भी फाइनेंशियल लायबिलिटी के होंगे ना, उसको मैं इस कलर से डोनेट करता जाऊंगा, ऑरेंज कलर से, ठीक है। एक तो ये वाला चेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इसमें ये चेंज होगा, यहाँ पे एसेट होती थी, ठीक है, वहां पे मेरी लायबिलिटी बन जाएगी। कैसे? ये वाला चेंज रहेगा, ठीक है। इसमें क्या आएगी? लायबिलिटी। जैसे कि मेरा, अब मैं देख रहा था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के केस में अगर देखूं, तो एम्प्लॉयर के लिए तो फाइनेंशियल एसेट बन रही थी, तो मैंने उसको प्रीपेड ये वाला बुक कर दिया था। तो एम्प्लॉय के केस में तो इंडेक्स की एप्लीकेबिलिटी होती नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। और जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट एसेट किसके लिए होती है? जिसके लिए फाइनेंशियल एसेट होती है वो उसके अकॉर्डिंग एसेट बुक करेगा, और जिसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी बुक कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ लेसी होता है, वो लेसर को कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, तो लेसी को हक मिल गया था कि उससे कलेक्ट रिफंड ले सकता था, कैश कलेक्ट कर सकता था, लेसी के पास हक मिल गया था, ठीक है। एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट आ गया था उसके पास लेसी के पास। तो इसके लिए होती थी मेरी फाइनेंशियल एसेट, इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। इसकी ऑब्लिगेशन थी लेसर की कि उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट का जो अमाउंट मिला है वो उसको ऑब्लिगेशन थी कि रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर फाइनेंशियल एसेट का केस था तो आपने प्रीपेड लीज रेंट बुक किया था, किसको? जो ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस था। और लेसर के केस में एडवांस लोन इनकम बुक कर लोगे, ठीक है। और पेरेंट और सब्सिडरी के केस में अगर लोन दिया है पेरेंट ने सब्सिडरी को, पेरेंट ने सब्सिडरी को दिया, पेरेंट ने पैसा दिया है अभी, तो उसके पास हक आ चुका है कि वो सब्सिडरी से पैसा ले सकती है। तो पेरेंट के लिए क्या होगी थी? फाइनेंशियल एसेट। तो पेरेंट के लिए होगी फाइनेंशियल एसेट, इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में आप ये वाली एंट्री कर दोगे, सब्सिडरी के लिए होगी तो सब्सिडरी की बुक्स में आप ये वाली एंट्री कर दोगे, डिफरेंस ये वाला इसमें रिकॉग्नाइज कर दोगे। ये इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू का ऑफ मार्केट टर्म्स में, ठीक है। एट मार्केट टर्म्स होता तो ये डिफरेंस आता ही नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन प्राइस और फेयर वैल्यू आपका सेम ही होता है, ठीक है। और अगर लोन दिया है सब्सिडरी ने पेरेंट को, सब्सिडरी ने लोन दे दिया, तो अब सब्सिडरी के पास हक आ गया है कि वो पेरेंट से कैश कलेक्ट कर सकती है, उसके पास हक आ चुका है। तो मतलब कि सब्सिडरी के लिए क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट, और इसके लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी वालों के लिए जैसे जब इनकी बुक्स में एंट्री करोगे, जब पेरेंट की बुक्स में इस केस में एंट्री करोगे तो आप डिविडेंड इनकम डिफरेंस शो करोगे, ठीक है। और जब इसकी पेरेंट ने जब लोन दिया होगा इसको, सब्सिडरी के बुक्स में एंट्री करोगे तो ये डिफरेंस शो करोगे आप, ठीक है, जो डिफरेंस होगा, ठीक है। और ये वाला आपका सेम है, ये वाला सेम है बिल्कुल,
ठीक है, इसको टिक यहाँ पे लगा देता हूँ, सेम सेम। तो अगर मैं कहूँ चेंज कहाँ पे है, सिर्फ चेंज, चेंज आपको दिखा नहीं होगा कहीं पे भी। चेंज सिर्फ एक तो ये दिखा कि आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस से एक्रू करना होता है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम नहीं करनी होती, ठीक है। और एक आपको दिखा है यहाँ पे एसेट की जगह आपको लाइबिलिटी मानना होता है डिफरेंस को, ठीक है, लाइबिलिटी वाला हो जाएगा। तो इस केस में मैंने आपको बता दिया कि लाइबिलिटी वाले कौन से केस हैं, ठीक है, ये बता दिया। सिर्फ आपके दो चेंज है गिनती के, एक इंटरेस्ट एक्सपेंस और एक एसेट की जगह ये लाइबिलिटी वाला, ठीक है। लाइबिलिटी यहां से देखो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगी होंगी चीजें, ठीक है। अब ये काम करता हूं मैं, सिर्फ ये दो ही चेंज है, बाकी जो भी कैलकुलेशन होगी सारी की सारी आपकी सेम रहेगी जैसे आपने फाइनेंशियल एसेट में किया था, ठीक है। एक बार मैं ना वाटर ड्रिंक कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बात कंटिन्यू। एक यहाँ पे मास्टर चार्ट बना रहे हैं, बनाया मैंने आपके लिए, ये नहीं फाइनेंशियल एसेट का है, उसमें लाइबिलिटी वाला अलग से बनाया था मैंने, ये रहा, ये मास्टर चार्ट प्रिपेयर किया मैंने आपके लिए, फाइनेंशियल लाइबिलिटी मेजरमेंट समरी, ठीक है। अब इस केस में आपको ये करवा रहा था, ये दोनों करवा दिए थे मैंने, इसमें बता रहा था कि एक चेंज आपका ये वाला है, ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर लो, ठीक है। जब हमने फाइनेंशियल एसेट किया था तो उसमें इनिशियल मेजरमेंट कौन से अमाउंट पे की थी, मैं यहाँ पे एक आपको पहले रट्टा लगवा देता हूं, ठीक है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दो केस में, फाइनेंशियल एसेट के केस में, फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में, ए फॉर एड, एल फॉर लेस, ठीक है। एबीसी सिखा रहा हूं आपको, ए फॉर एड, एल फॉर लेस। इसलिए हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को फाइनेंशियल एसेट के केस में फेयर वैल्यू में ऐड किया था और इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में लेस कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक चेंज ये वाला है, ये अगर आपने गलत कर दिया तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने इनिशियल रिकॉग्निशन गलत कर दिया तो आपका अमोर्टाइजेशन टेबल जो बनती है वो सारी गलत हो जाएगी, और उसके बाद जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट का वो सारा गलत हो जाएगा एएमसी में, ठीक है। तो इसलिए इस प्लस माइनस के ऊपर ध्यान देना। और मैंने ये एग्जाम में ना कई बार क्या होता है कि माइंड इतना कंफ्यूजन में होता है कि उस टाइम लॉजिक्स वगैरह नहीं आते हैं याद, तो आपको ऐसे रट्टे वाली चीजें होंगी ना बिल्कुल परफेक्ट याद दिलाएंगी, तो इसलिए आप ये रट्टा लगा लो, ए फॉर एड, एल फॉर लेस, लायबिलिटी के केस में लेस, एसेट के केस में एड, ठीक है। और एफवीटीपीएल में, इसमें तो फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते थे, ये तो सेम ही था मेरा, सेम ही था ये तो, किसके जैसा, जैसे एसेट में था एफवीटीपीएल फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते थे और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हम डायरेक्ट पीएनएल में ले जाते थे। और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये मोर्टालिटी कॉस्ट पे होता है यूजिंग ईआईआर, ये कैसा है, ये सिमिलर है किसके जैसा, फाइनेंशियल एसेट वाला ही सेम है, ठीक है। ये फाइनेंशियल एसेट का सेम है। रिमेजर टू फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट, ठीक है। रिमेजर टू फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट, ये भी सेम है, कौन सा, एसेट के जैसा, फेयर वैल्यू पे रिमेजर होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं सिर्फ एक तो ये चेंज था, ये सेम है, ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं, ये तो अलग ही होगी ना, तो डेफिनेशन नहीं है, ये सेम है, ये सेम है, ट्रीटमेंट की बात करो ना, ठीक है। अब आगे भी देखा कुछ, एक काम करना ना, पहले आपको इलस्ट्रेशन करवाई देता हूं इसकी इनिशियल मेजरमेंट की, एक इलस्ट्रेशन सेकेंड यूनिट की 20th इलस्ट्रेशन करते हैं ऐसे स्टडी मेट की। पहुंच गया हूं मैं, आप भी पहुंच जाइए, ठीक है। एबीसी बैंक गेव लोन्स टू ए कस्टमर, एबीसी बैंक ने लोन दिया है कस्टमर्स को, ठीक है। एबीसी बैंक के लिए क्या होगी, ये फाइनेंशियल एसेट, उसने लोन पे दिया पैसा और इसने लोन पे पैसा लिया है, तो इसके लिए होगी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है। दैट कैरी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट 10% पर एनम, जो कि उसने 10% इंटरेस्ट रेट पे दिया है 4 या 5 ईयर टर्म, और 12% पे दिया है अगर 3 ईयर टर्म के लिए उसने कोई लोन दिया है, ठीक है। दो लोन की अलग अलग रेट दे दी, 12% अगर 3 ईयर के लिए लेते तो 12%, 5 ईयर के लिए तो 10% पे। एडिशनली दी बैंक चार्जेज प्रोसेसिंग फीस, बैंक ने प्रोसेसिंग फी भी चार्ज की है, ठीक है। बैंक ने प्रोसेसिंग फी भी चार्ज की है, कितनी, इसको क्या कहते हैं,
ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ठीक है, कितना 1% ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड, जो इसने बोरो किया होगा उसका 1% प्रोसेसिंग फी मान ली जाएगी, मतलब ट्रांजेक्शन कॉस्ट। टारगेट लिमिटेड बोरोड लोन्स एज फॉलोज, उसने टारगेट लिमिटेड ने बोरो किए हैं लोन कैसे कैसे, एक तो 10 लाख का लोन लिया उसने 5 ईयर टर्म्स के लिए, तो इस एक तो ये वाला लोन लिया, एक 8 लाख का लोन लिया है फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। कंप्यूट दी फेयर वैल्यू अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन, तो इसका इनिशियल रिकॉग्निशन बताना ऑफ द लोन इन द बुक्स ऑफ टारगेट लिमिटेड। टारगेट लिमिटेड क्या है, इसके लिए क्या थी, फाइनेंशियल लाइबिलिटी। फाइनेंशियल लाइबिलिटी की आपको बताने की इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगी, कितने अमाउंट पे होगी, ठीक है। एंड हाउ विल लोन प्रोसेसिंग फी बी अकाउंटेड, और लोन प्रोसेसिंग फी को कैसे उसमें ट्रीटमेंट करेंगे। लोन प्रोसेसिंग फी आपकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, तो आप इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे करते हो लाइबिलिटी के केस में, इसका अगर करूंगा मैं, इसका अगर करूं तो कैसे हो गए, मेरा कितने का लोन था ये 10 लाख का, ठीक है, माइनस करता हूं मैं ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 1% ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट, 1% ऑफ 10 लाख का, 10 लाख का 1% कितना हुआ 10,000, 10 लाख में से 10,000 माइनस करूंगा 9,90,000, जी सर। और इस केस में 8 लाख का लोन है मेरा, माइनस कर दूंगा 1% ऑफ 8 लाख, ठीक है, क्योंकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट माइनस कर दी। इनिशियल रिकॉग्निशन इस अमाउंट पे तो होगा मेरा, कितना हो गया 1%, 8 लाख का कितना हो गया 8,000, तो कितना हो गया ये 7,92,000 पे इनिशियली रिकॉग्नाइज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आईसीआई का देखता है क्या रिकॉग्नाइज किया इनने, देखो 990, 792, 990, 792, ठीक है, इतना इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो अभी अपने उस पर चलते हैं, नोट्स पे। ये वाली इलस्ट्रेशन आपकी हो चुकी है, अब आगे सब्सिक्वेंट कहाँ गया, हाँ सब्सिक्वेंट बता रहा था, ये सेम ही रहेगा आपका उसके जैसा, ठीक है। इसमें आप अमोर्टाइजेशन टेबल वगैरह वही बनाते हो जो भी है उसके अकॉर्डिंग बना लोगे, और उसमें ओपनिंग और ये सब कर लोगे आप, ठीक है। और ये इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट रिकॉग्निशन, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है आपका बुक, ठीक है, इज रिकॉग्नाइज्ड, यहाँ पे एक्सपेंस होता है, इज रिकॉग्नाइज्ड इन P&L बेस्ड ऑन द EIR अप्लाई टू द ओपनिंग कैरिंग अमाउंट फॉर द पीरियड। ये सेम रूल लगेगा कि आपको EIR लगाना था, EIR पे होता है, बट EIR सेम होगा किस केस में, वो मैंने आपको बता भी दिया था उस केस एसेट के टाइम पे, ठीक है। मैं आपको रिकॉल भी करवा देता हूँ कि वहां पे अगर ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन थी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हो रही थी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरा ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन थी और ट्रांजेक्शन कॉस्ट इंकर नहीं हो रही थी, तो मैंने क्या बताया था आपको कि जो मेरा मार्केट रेट है वो ही मेरा EIR होगा, सेम ही रहेगा, चाहे कैलकुलेशन कर लेते चाहे ना करते, तो EIR वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे EIR इसीलिए लिख दिया, तो मतलब आप मार्केट रेट ही लगाओगे, सिंपल, ठीक है। और वहां पे मैंने 8 मार्केट टर्म्स में वैसे बताया नहीं था आपको, बट यहाँ पे चलो बता ही देता हूँ, 8 मार्केट टर्म्स पे होता अगर, तो उसमें भी शॉर्टकट लग सकता था। उसके अंदर मेरी ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्लस कौन सी रिमूव करता, उसमें ट्रांजेक्शन प्राइस मेरा कैसे निकलता था कि जितना मेरी जेब से गया पैसा, ठीक है, जितना गया, ठीक है, उसमें और कौन सा कम होता था पैसा, किस वजह से इंपैक्ट आता था कितना गया उससे। एक तो मेरा डिस्काउंट वगैरह होता था, उसमें कुछ डिस्काउंट मिल गया, या फिर प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ा मैंने, इनिशियल की बात कर रहा हूं मैं, सब्सिक्वेंट जो रिडीम की बात नहीं कर रहा हूं, इनिशियली में प्रीमियम पे इशू हुई है, डिस्काउंट पे इशू हुआ है वो, या ट्रांजेक्शन कॉस्ट कोई इंकर हुई है, अगर ऐसा ना होता, इनमें से कुछ भी ना हो, तब मैं कह सकता था कि एट मार्केट टर्म्स पे भी होगा तो आपका EIR किसके इक्वल होगा, मार्केट रेट के, और मार्केट रेट एट मार्केट टर्म्स पे किसके इक्वल होता है, मार्केट रेट मार्केट टर्म्स पे किसके इक्वल होता है, कूपन रेट के, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई भी डिस्काउंट प्रीमियम ट्रांजेक्शन कॉस्ट स्टार्टिंग में इंकर नहीं हुई है, तो मैं कह सकता हूं EIR मार्केट रेट और कूपन रेट इक्वल होगा।
उस टाइम पे मैंने नहीं बताया था मैं, क्योंकि ऐसा ना आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एट मार्क टर्म्स का इतना सिंपल क्वेश्चन दे दे, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि ना ही बताऊं। वहां पे आपको उसके ऊपर अब अच्छी खासी कमांड हो चुकी थी ओ मार्क की टर्म्स वाले पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्लोज कर दिया ये, ठीक है। वहां पे नहीं बताया था ये, यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया एट मार्केट टर्म्स का। अगर ये नहीं होगी इनमें से कोई भी, ये इनिशियली जो लगती है आपकी डिस्काउंट मिलता है स्टार्टिंग में, मान लो 1,000 रुपए का आपने किसी को, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी के केस में भी है सेम, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टार्टिंग में जितने का लोन है उतना ही आपकी जेब से गया है, ट्रांजेक्शन प्राइस उतना ही है, ठीक है, कोई डिस्काउंट नहीं, कोई प्रीमियम नहीं, कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं, ठीक है, तब आपके केस में EIR मार्केट रेट और कूपन रेट सेम रहेंगे, ठीक है। अब इसके टू कंपोनेंट्स गो टू P&L। कौन से टू कंपोनेंट, एक तो इंटरेस्ट और ये चले जाएंगे, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल कूपन इंटरेस्ट रेट पेड या एक्रूड वगैरह जो भी होगा वो आपका P&L में जाएगा, ठीक है। और एक चेंज इन फेयर वैल्यू वाला हो जाता है, ठीक है, P&L में। आपको कैसे ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला कैसे आएगा, उसमें तो दिखा नहीं, आपने ऑप्शन भी तो लिया था ना एक फेयर वैल्यू ऑप्शन वाला, वैसे वैसे कुछ आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। कोई ट्रेडिंग के लिए उसमें तो शायद आपको कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो मिलेगा ही नहीं, तो ऐसा जिसमें भी होगा, मतलब कि एक तो FVTOCI वाली हो जाती है, उस पर मिल जाता है, उस पर एक्री हो जाएगा। FVTOCI में हो, मतलब कि FVTOCI नहीं, वो जो फेयर फेयर वैल्यू ऑप्शन वाला, फेयर वैल्यू ऑप्शन जो आपने आपको बताया था काउंटिंग मिसमैच वाला, वैसे आ सकती है, तो उसके ऊपर मिल सकता है ये ऐसा, ठीक है, उसी पे ही आएगा। बाकी तो और किसी पे मेरे को नहीं लगता हो सकता है, होगा तो आगे देख लेंगे, कोई इलस्ट्रेशन होगा तो कैसा। गेन या लॉस रिकॉग्निशन सब्सिक्वेंट, गेन या लॉस सब्सिक्वेंट होता है तो कोई, इसमें तो कोई गेन या लॉस होता नहीं था मेरा सब्सिक्वेंट में, चेंज इन फेयर वैल्यू कुछ होता नहीं था, ठीक है। कब होगा, मॉडिफाइंग और रिकॉग्निशन के टाइम पे होगा, तो वो वाला आगे देखेंगे, ठीक है। बट इसमें कोई होता नहीं है ऐसा, इसके अंदर जो भी चेंज होता है फेयर वैल्यू में वो जाता है P&L में, बट इसका एक एक्सेप्शन है, कौन सा, ऑन क्रेडिट रिस्क वाला, ठीक है। अगर लाइबिलिटी डेजिग्नेट हो चुकी है, ये मैं आपको करवा चुका हूँ कि FVTPL पे अगर डेजिग्नेट हुई है आपकी लाइबिलिटी, दी चेंज इन फेयर वैल्यू, अगर फेयर वैल्यू में कुछ चेंज आता है, ठीक है, एट्रीब्यूटेबल टू द एंटिटीज ऑन क्रेडिट, उसके ऑन क्रेडिट रिस्क की वजह से, ठीक है, तो उसको OCI में लेके जाना होगा उस गेन को। दी रिमेनिंग चेंज गोज टू P&L, दिस रूल प्रिवेंट्स एंटिटीज फ्रॉम बुकिंग ए प्रॉफिट व्हेन देयर ऑन क्रेडिट रेटिंग वर्सन, ठीक है। मतलब तुमको कोई पैसा देना नहीं चाहता और तुम उसको अपनी गेन शो करी जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो थोड़ी इज्जत रखो, थोड़ी शर्म हया है नहीं है, यही बात है इसमें, लिखना है तो ये लिख लो, थोड़ी शर्म हया। एग्जाम्पल, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, बैंक लोन्स, लीज लाइबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स वगैरह, ये एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। इसके डेरिवेटिव्स नोट इन हेज, ये नोट इन हेज वाला मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा जब आगे लेक्चर चलेगा। लाइबिलिटीज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, कंटीजेंट कंसिडरेशन इन ए बिजनेस कॉम्बिनेशन वगैरह, ये सारे केस हो जाते हैं मेरे एग्जाम्पल। इसके थोड़े अब इलस्ट्रेशन कर लेते हैं जल्दी से, एक 29th इलस्ट्रेशन निपटा लेते हैं, ठीक है। 29th इलस्ट्रेशन करें, इसकी 30th भी हम कर चुके हैं ना इलस्ट्रेशन, हाँ ये कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं, ये हो चुके हैं। 29th करते हैं, फिर हम दो बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशन करेंगे। ऐसे स्टडी मैट की सेकेंड यूनिट की 29th इलस्ट्रेशन, ये रहा, सिंपल सा है, कुछ नहीं है इसमें खास। एक कंपनी परचेज इट्स रॉ मटेरियल्स फ्रॉम ए वेंडर, एक वेंडर से उसने रॉ मटेरियल्स परचेज किए फीड प्राइस पे, कितने 1,000 रुपए के पर टन ऑफ स्टील। दी पेमेंट टर्म्स प्रोवाइड फॉर 45 डेज ऑफ क्रेडिट पीरियड, उसने 45 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया। आफ्टर विच एन इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम शेल बी चार्ज, हाउ वुड द क्रेडिटर्स बी क्लासिफाइड इन बुक्स ऑफ द कंपनी, तो वो क्रेडिटर्स को कैसे क्लासिफाई करेगी, ठीक है। इसके अंदर आप देखो FVTPL वाली कैटेगरी में आ रही नहीं आ रही, इसके अंदर सिर्फ आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ही देना है, ठीक है। तो इसके अंदर वैसे टेस्ट देखते नहीं है, तो ये FVTPL में देखेंगे कि आ रही है नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो आप किस में जाओगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में, ठीक है। तो कहाँ गया, इन दी अबव केस क्रेडिटर्स फॉर परचेजेस शैल बी क्रेडिटेड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे आएगी, ठीक है, क्योंकि ये FVTPL में नहीं आ रही ना, समझे। और किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज होगी, फेयर वैल्यू ऑफ अमाउंट पेबल अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन प्लस इंटरेस्ट, अगर वो पेमेंट डिले कर देती तो इंटरेस्ट भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। फेयर वैल्यू अपॉन इनिशियल रिकॉग्निशन शैल बी प्राइस पर टन, तो इसकी फेयर वैल्यू कैसे होगी, इनिशियली प्राइस पर टन कितनी लगी, ठीक है। और मैं आपको अभी अपने नोट्स पे लेके चलता हूँ, 31st और
32 इलस्ट्रेशन करते हैं। ये देखो 31 और 32 सेकेंड यूनिट की 31 और 32 ये रही है। A Limited has borrowed from RBC Bank rupees 10,000 at a fixed rate of 10% per annum. Loan processing fees were additionally paid for rupees 500। ठीक है, A Limited ने बोरो किया है आरबीसी बैंक से। इसने बोरो किया तो इसके लिए क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, और आरबीसी बैंक के लिए क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, एक के लिए लायबिलिटी, एक के लिए एसेट। एट ए फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, लोन प्रोसेसिंग फीस वर एडिशनली पेड फॉर 500। इन्होंने लोन प्रोसेसिंग फी भी लगी है इनकी कुछ 500 रुपए की। एंड लोन इज रिपेबल आफ्टर 5 ईयर इन बुलेट रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि एक लमसम पेमेंट कर देंगे प्रिंसिपल का। ठीक है, तो फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट रेट फिक्स है 10% और लोन प्रोसेसिंग फीस वर एडिशनली पेड फॉर ₹500। ये हो गया आपकी लोन प्रोसेसिंग फीस, ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसको कह सकते हैं पीसी। और डिटेल्स आर एज फॉलो। लोन अमाउंट 10,000, बस 10,000 का लोन लिया। ठीक है, यहाँ पे दे रखा था। डेट ऑफ लोन इस दिन लिया उसने लोन। रिपेमेंट कब करेगा प्रिंसिपल का? इस डेट को। इंटरेस्ट रेट है 10%। इंटरेस्ट चार्ज, ये इंटरेस्ट टू बी चार्ज एंड पेड ईयरली, ईयरली होगा ये। ठीक है, ईयरली। और अपफ्रंट फीस, ये वही ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे रखी है जो ये एडिशनली पेड प्रोसेसिंग फीस। हाउ वुड द लोन बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड? अब आपको बताना है कि ए लिमिटेड में, ए लिमिटेड की बुक्स में कैसे ये अकाउंटिंग होगी इसकी। ठीक है, तो अभी इसका इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? इनिशियल रिकॉग्निशन सबसे पहले तो ये देखो कि एएमसी का है या एफवीटीपीएल का। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाला है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो गिनी चुनी एसेट्स थी ना, लाइबिलिटीज थी ना। क्या ये डेरिवेटिव्स है? नहीं। क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी है? नहीं। क्या अकाउंटिंग मिसमैच वाली है? नहीं। तो अकाउंटिंग मिसमैच वाली में आपको वैसे क्वेश्चन में दिया ही होगा कि अकाउंटिंग मिसमैच की वजह से एफवीटीपीएल में करो इसको ऐसा करके कुछ। ठीक है, और हेल्प फॉर ट्रेडिंग है? नहीं। हेल्प फॉर ट्रेडिंग एफवीटीपीएल के केस में वो देगा ही आपको नॉर्मली कि ये एसेट कंटीजेंट लाइबिलिटी है, वो है, तो आपको वो देख के ही याद आ जाएगा कि हाँ ये एफवीटीपीएल वाली लाइबिलिटी है मेरी। ठीक है, अगर उसमें नहीं आ रही तो एसीएम, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, मैं कई बार ना एएमसी बोल जाता हूं तो आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड ही समझना उसको। ठीक है, हाउ वुड लोन बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड? अब इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा? क्या ये एट मार्केट टर्म्स पे है या ऑफ मार्केट टर्म्स पे? इधर इन्होंने इंटरेस्ट रेट दे रखा, कूपन रेट दे रखा है, तो ये क्या होगा? कूपन रेट। क्या इसके अंदर इन्होंने मार्केट रेट दिया कहीं? नहीं। तो हम क्या करेंगे कि मार्केट रेट मानेंगे कि इक्वल ही है उसके। तो इक्वल होता है तो हम क्या कहते हैं? एट मार्केट टर्म्स पे है। ठीक है, एट मार्केट टर्म्स पे। ठीक है, अब एट मार्केट टर्म्स पे होता है तो किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे हम? फेयर वैल्यू क्या होती है मेरी? एसेट वाले के टाइम पे मैंने कंप्लीट समझाया था आपको अच्छे से। ठीक है, अब एट मार्केट टर्म्स पे होती है फेयर वैल्यू क्या होती है मेरी? ट्रांजैक्शन प्राइस ही। अब मेरे को ट्रांजैक्शन प्राइस, मतलब कि ट्रांजैक्शन प्राइस किसको कहते हैं? एसेट्स के केस में था कि मेरा जो कंसिडरेशन पेड, और लायबिलिटी के केस में कंसिडरेशन रिसीव्ड, कि मेरे को कितना पैसा मिला। ठीक है, कितना मिला? 10,000 मिला। और 10,000 मेरा क्या हो गया? 10,000 क्या हो गया? फेयर वैल्यू। ये हो गया मतलब ट्रांजैक्शन प्राइस, और इसको ही कहता हूं मैं फेयर वैल्यू। ठीक है, अब फेयर वैल्यू ये आ गई है मेरी। अब इसको इनिशियली किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? मैंने बोला था आपको कि फेयर वैल्यू, लायबिलिटी का केस है तो लेस कर दूंगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट। फेयर वैल्यू कितनी आई इसमें? 10,000 की। लेस करूंगा कितना? जो कॉस्ट लगी है मेरी 500 की, तो 9500 पे स्टार्टिंग में इनिशियली रिकॉग्नाइज कर दूंगा इस लायबिलिटी को। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने कहा हाउ वुड लोन बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड? इन्होंने ये पूछा था, बाकी और भी। हाँ, एक आपको इंटरेस्ट भी तो बताना पड़ेगा सब्सिक्वेंटली। सब्सिक्वेंटली कैसे होगा? सब्सिक्वेंटली मैंने ईआईआर निकालना आपको सिखाया, ईआईआर पे होगा इसमें।
ठीक है। अब इस केस में ये बताओ एट मार्केट टर्म्स वाला जो मैंने आपको लॉजिक दिया, क्या वो फिट बैठ रहा है? यहाँ पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट आ चुकी है तो आपको EIR निकालना ही पड़ेगा, इसके इक्वल नहीं कह सकते कि इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो आप EIR पे जाओगे, ये निकाल दिया इनने, मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया था कि आप इंटरपोलेशन मेथड से ट्रायल वाले मेथड से आप निकाल लोगे। ठीक है, एक इस रेट से किया, एक इस रेट से, आपको एक पॉजिटिव में मतलब कि एक उससे ज्यादा दिखनी चाहिए, एक उससे कम दिखनी चाहिए, किससे? जो आपका इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट है। ठीक है, इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट से अगर एक कम आई है तो दूसरी को आपको निकालना है अगर ज्यादा। ठीक है, ये मान लो इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट से मेरी 9500, इसमें मेरी इस रेट से आ गई 10% से, ये उससे ज्यादा, तो आपको एक इनिशियल रिकॉग्निशन अमाउंट से कम निकालनी होगी। तो उसके लिए कैसे बताया था मैंने, अगर आपको ये फेयर ये मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज की कम करनी है तो आपको जितनी आई है उससे कम करनी है, तो इसका इनवर्स होता है रिलेशन रेट से। रेट जितना ज्यादा होगा उतनी प्रेजेंट वैल्यू कम आएगी, तो आप ज्यादा वाले रेट से निकाल के ट्राई करोगे दूसरा, तो उससे ज्यादा आ जाएगी आपकी। ठीक है, जितना आपका इनिशियल रिकॉग्निशन हुआ था उससे ज्यादा आ गई, तो इसके अकॉर्डिंग ऊपर आप जो फॉर्मूला लगा दोगे, मैंने आपको लास्ट में दिया भी हुआ था। ठीक है, समझे? तो इसके अंदर फेयर वैल्यू आपकी आ गई है 10,000 की। ठीक है, उस फेयर वैल्यू के अंदर आपने ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एडजस्टमेंट किया तो इनिशियली रिकॉग्नाइज कितना हुआ। ठीक है, ये वाला तो हो जाता मेरा 10,000 का जो पार्टी के साथ लेन देन हुआ। अब इस केस में 9500। अब इसमें एक काम करता हूँ, ये टेबल मैं आपको बनवाता नहीं हूँ, मैं आपके ऑलरेडी फाइनेंशियल एसेट के टाइम पे बहुत बनवा चुका हूँ, तो टाइम ज्यादा डिवोट नहीं करते हुए इसी टेबल से मैं करवा दूंगा। इसमें कितना आया इनका इंटरेस्ट EIR का? 11.42। ठीक है, 11.42 आ गया। मैंने आपको निकालना सिखाया था, इनके तरीके से मत निकालना, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे निकालना। मैंने आपको एक फॉर्मूला ही बता दिया था बहुत इजी तरीके से, एक पूरा एक लेक्चर के अंदर भी मैंने उसको प्रॉपर एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था आपको। ठीक है, वैसे तरीके से निकालना, इस तरीके से मत निकालना। ठीक है, कितना आया इनका 11.42। अब हम जो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करेंगे, ये क्या बनाई इन्होंने? अमोर्टाइजेशन टेबल, ये बनाई इन्होंने अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाई, ये हम पहले ही बनाते थे, ईयर लिखते थे इसमें, और इसमें ओपनिंग बैलेंस लिखते थे, फिर हम इंटरेस्ट कितना एक्रू होता है वो, फिर यहाँ पे रिपेमेंट होता था, फिर हमारा क्लोजिंग आ जाता था। ठीक है, तो ये इनिशियल रिकॉग्निशन का अमाउंट आता था मेरा, और ये EIR से हम इसको एक्रू करते जाते थे, और जो एक्चुअल में मेरा रिपेमेंट होती थी वो डालते थे। ठीक है, इसमें तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ 10% इंटरेस्ट की पेमेंट होगी, और 10,000 का लोन कब होगा रिफंड? बिल्कुल लास्ट में। इससे नेक्स्ट वाला मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा मजे मजे वाला है। ये तो आपका जैसे हमने सेट में किए थे ना, वैसे वैसे ही क्वेश्चन है, ये सेम बन रही है आपकी टेबल, इसमें कुछ वो नहीं है। 95454 ये ओपनिंग हो जाएगा, ये इंटरेस्ट एक्रू हो जाएगा, ये पेमेंट हो जाएगी, तो एट द एंड ये 0 हो जाना चाहिए। अगर कुछ डिफरेंस बचता है राउंड ऑफ की वजह से तो आप इसके अंदर डाल देते हो। ठीक है, इंटरेस्ट वाले में तो आपका ये हो जाता है सिर्फ। और इंटरेस्ट को जब आप एंट्रीज करोगे इसको इंटरेस्ट एक्सपेंस की एंट्री करते जाओगे, और आप एक रिपेमेंट की एंट्री करोगे, तो आपका नेट इंपैक्ट बुक्स में क्या आएगा इस लाइबिलिटी पे? आपकी लाइबिलिटी इतने अमाउंट पे शो हो जाएगी फिर फर्स्ट ईयर के एंड में जो एंट्री करोगे। सेकेंड ईयर के एंड में फिर इंटरेस्ट की एक एंट्री करोगे, एक्सपेंस की एक, ये रिपेमेंट की एंट्री करोगे, तो आपकी अल्टीमेटली नेट इंपैक्ट आपकी एसेट इतने पे शो हो जाएगी उसमें। ठीक है, मैंने आपको प्रॉपरली समझाया था वो, तो इसको ज्यादा टाइम नहीं डिवोट करेंगे हम। ठीक है, इनिशियली मैंने आपको बता दिया कैसे होगा रिकॉग्निशन। अब 32 इलस्ट्रेशन पे करवाता हूं मैं आपको, उसके अंदर थोड़ा मजे वाला काम है, इसको मैं सोल्व करवाऊंगा आपको। ए लिमिटेड हैज मेड ए बोरोइंग फ्रॉम RBC बैंक। ए लिमिटेड ने बोरोइंग की है किससे? RBC बैंक से, कितने की? 10,000 की, एट ए फिक्स्ड रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है, अभी ना 12% पर एनम से उसने कुछ यहाँ पे लिखवाता हूँ ना, ए लिमिटेड ने क्या किया? बोरोइंग की है। इसके लिए क्या होगी? फाइनेंशियल लायबिलिटी। ए लिमिटेड के लिए मेड ए बोरोइंग फ्रॉम RBC बैंक, इसके लिए क्या होगी? फाइनेंशियल एसेट। ठीक है, कितने? 10,000 की, फिक्स्ड रेट कितना? 12% पे पर एनम। लोन प्रोसेसिंग फीस वर एडिशनली पेड फॉर, कितना? लोन प्रोसेसिंग फी दे रखी है, ये क्या हो गया? आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ठीक है, इसके बाद लोन इज रिपेबल फोर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में रिपे होगा लोन। ठीक है, वहां पे अभी तक जितने देख के आए थे हम क्वेश्चन, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा था हमने, सिर्फ वही देखा था कि एनुअली रिपे हो रहा था। तो इस केस में मैं एक स्टेप आपको स्किप करवा जाता था, तो वो स्टेप भी यहाँ पे कंसिडर करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारे को एक स्टेप आपको
वैसे तो काफी प्रैक्टिस की है तो आपको रिटेन भी हो चुके हैं, बट मैं आपको स्टेप से राइट भी करवा जाऊंगा बिल्कुल एंड में। ठीक है, अभी बिल्कुल एंड में, ये लेक्चर के एंड में आपको स्टेप्स भी राइट करवाऊंगा। ठीक है, तो अभी इस केस में रिपेबल होते हैं 4 ईयर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, अब 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में कैसे 10,000 का लोन था, कैसे कैसे 2500 रुपए की ईच इंस्टॉलमेंट दी जाती है। ठीक है, डिटेल्स आ रहा है फॉलोज। लोन 10,000 का, स्टार्ट कब हुआ, 1 अप्रैल 2001 को, खत्म 4 इंस्टॉलमेंट्स खत्म हो जाएगी, मतलब सारा लोन चुक जाएगा ना। ठीक है, वो कैश फ्लो की एक टेबल भी बनवाऊंगा यहाँ पे, अभी तक जो करवाता था उससे एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। वो एक्चुअली आप बाकियों में भी कर सकते हो, बट बाकियों में मैं अवॉइड करवा देता था वो। डिस्क्रिप्शन ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन स्टार्ट फ्रॉम 30th टू बी पेड हाफ ईयरली। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब रीपे हुई है, 30 सितंबर 2001 को। ठीक है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट इतनी देर की है, इंटरेस्ट रेट देर है 12%, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट ये क्वार्टरली चार्ज करना है, इंटरेस्ट होगा क्वार्टरली चार्ज, और अपफ्रंट फी ये तो 500 रुपए, ये देखी थी हमने यहाँ पे दी हुई थी, ये प्रोसेसिंग फी। ठीक है, और हाउ वुड लोन बी अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, कंसिडर आईआरआर, इन्होंने आईआरआर दे दिया, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि क्या हम जो सबसे पहला स्टेप क्या होता था हमारा एएमसी के एसीएम के क्वेश्चन में, कि वो एट मार्केट टर्म से या ऑफ मार्केट टर्म, वो देखना होता था। ठीक है, वो देखेंगे कैसे, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ये क्या हो गया मेरा, कूपन रेट, ये हो गया मेरा कूपन रेट, और मार्केट रेट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, इसमें मार्केट रेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसमें मार्केट रेट नहीं दिया हुआ है, ये तो आईआरआर रेट है ना, ये मार्केट रेट थोड़े है, आईआरआर रेट दे रखा है, मार्केट रेट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि मार्केट रेट कूपन रेट के इक्वल ही होगा, तो क्या कहेंगे इसको, एट मार्केट टर्म्स। अब एट मार्केट टर्म्स पे होती है जब मेरी क्वेश्चन, मैंने डिसाइड कर लिया सबसे पहले, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट मेरा, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, तो एक काम करता हूं ना, मैं यहाँ पे एक पेज ऐड कर देता हूं। आधा क्वेश्चन इस पेज पे, आधा इधर, चलो कोई नहीं। एट मार्केट टर्म्स पे मेरा फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्टेप वाइज ही करवाता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया मेरा, कौन सा, एट मार्केट टर्म्स पे, मेरे को लग गया पता। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर दूंगा, चलो बाद में कर दूंगा। अब सेकंड स्टेप की बात करते हैं, यहाँ पे हमने इसको कैश कैसे कैसे पे किया। वैसे हम, मैं आपको डायरेक्ट क्या करवाता था, एट मार्केट टर्म्स डिसाइड हो गया, एट मार्केट है ऑफ, तो आपको डायरेक्ट फेयर वैल्यू निकलवा देता था, कि फेयर वैल्यू निकाल सकते थे आप, कि एट मार्केट टर्म्स में आपकी ट्रांजेक्शन प्राइस होती थी। ठीक है, तो इस केस में मैं आपको कहूंगा कि आप क्या करो, एट मार्केट टर्म्स में तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैश फ्लो स्टार्टिंग में ना भी निकालो चल जाएगा काम। ठीक है, एट मार्केट टर्म्स वाले में हो जाएगा, बट ऑफ मार्केट टर्म्स के केस में होगा या फिर आगे, तो उस केस में आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ऑफ मार्केट टर्म्स में तो आपको कैश फ्लो का काम होता है ना, तो इसमें एक काम करता हूँ, स्टार्टिंग में फेयर वैल्यू ही रिकॉर्ड करवा देता हूँ। इसकी फेयर वैल्यू क्या रहेगी, फेयर वैल्यू एट मार्केट टर्म्स में क्या होती है मेरी, ट्रांजेक्शन प्राइस, ट्रांजेक्शन प्राइस, इसमें ट्रांजेक्शन प्राइस कितना दे रखा है मेरे को, 10,000 रुपये पे करने पड़े उसको। ठीक है, ए लिमिटेड हूँ ना, किसकी बुक्स में पूछे इन्होंने एंट्री है तो देख ले, ए लिमिटेड के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी थी। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग में उसको कितना पैसा देना, मतलब मिला, बोरो किया, कितना कितना पैसा उसको सामने वाले पार्टी से मिला, 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 उसको मिला, डिस्काउंट वगैरह होता तो उसको कंसिडर करते, फिर मान लो उसको 500 रुपये का और डिस्काउंट वगैरह दिया हो इसमें, तो 9500 मिलता। ठीक है, तो इसमें 10,000 ही आएगा, इसमें तो 10,000 ही हो गया, ट्रांजेक्शन प्राइस 10,000 है, तो 10,000 पे। अब इनिशियल रिकॉग्निशन निकालेंगे थर्ड स्टेप में, इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे आएगा, इनिशियल रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन कितने अमाउंट पे होगा, ये ट्रांजेक्शन प्राइस माइनस लाइबिलिटी एल लेस। ठीक है, कितना, 500 रुपए का था, तो 500 माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया 900
9,500 पे। ठीक है, अभी मैं आगे फोर्थ स्टेप पे चलता हूँ। इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया। वैसे ये आप इसको सेकंड स्टेप पे भी कर सकते हो, कैश फ्लोज। ये वाला स्टेप मैं आपको स्किप करवा देता था हर बार। ठीक है, आप कर सकते हो, बाकी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप ये वाला स्टेप भी फॉलो करो। ठीक है, बट मैं आपको एक जो स्टेप बनवाऊंगा ना, उसमें डिटेल में मतलब चार्ट फॉर्म में बनवाऊंगा, उसके अंदर साफ लिखा होगा कि आपको किस में क्या करना होगा। तो जो स्टेप कहीं पे स्किप हो सकते हैं तो वो आपको वहां पे सब लिखवा दूंगा मैं। बड़ा प्यारा चार्ट बनवाऊंगा आपको। और एक चार्ट होस्ट का तो बिल्कुल ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला इंडेक्स है ना, वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बिल्कुल एंड में भी एक छोटी सी वीडियो निकाल दूंगा जिसके अंदर की एक चार्ट आपको समझा दूंगा पूरा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर लोगे इजीली। ठीक है, वो मास्टर चार्ट होगा हमारा। ये छोटा छोटा चार्ट स्टेप्स का चार्ट निकलवाऊंगा वो। कैश फ्लोज, इसके अंदर कैश फ्लोज कितने कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीरियड का कॉलम हो जाएगा आपका, पीरियड। ठीक है, उसके अलावा और यहाँ पे ना थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, पीरियड। उसके बाद आएगा आपका कौन सा नेक्स्ट कॉलम, प्रिंसिपल की, नहीं सबसे पहले ओपनिंग का, ये आपका ओपनिंग कितना है बैलेंस। ठीक है, उसका फाइनेंशियल लायबिलिटी। उसके बाद आपका प्रिंसिपल की कितनी रिपेमेंट होगी। इसके बाद आएगा आपका क्लोजिंग कितना है। ये प्रिंसिपल का चल रहा अभी तक, प्रिंसिपल का कितना पहले ओपनिंग था, फिर कितनी रिपेमेंट होगी, कितनी क्लोजिंग है। ठीक है, ये प्रिंसिपल का निकाल रहे हैं। ये पीरियड लिखते हैं, एक चार 2001 को। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं पहले पीरियड सारे लिख लेता हूं, उसके बाद आगे का करता हूं। मेरी एक तो पीरियड कैसे लिखूंगा, यहाँ पे कहाँ पे मेरा कैश फ्लो होता है। ठीक है, कहाँ पे, एक तो मेरा इंटरेस्ट का कैश फ्लो हो रहा है, एक हो रहा है मेरा प्रिंसिपल का कैश फ्लो। ठीक है, प्रिंसिपल का तो होता है मेरा हाफ ईयरली, और इसका हो रहा है क्वार्टरली। तो मेरे को ऐसा करना होगा, टाइम पीरियड यहाँ पे नोट कि मेरा ये भी कंसिडर हो जाए ये भी, तो मैं क्वार्टरली डिफरेंसेस पे लिखता जाऊं सारे इसके पीरियड। हाँ, तो मेरा हो जाएगा काम। तो ऐसे करो आप, आपके लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीरियड लिखते हैं। नेक्स्ट पीरियड कब आएगा आपका, ये ओपनिंग का हो गया था बिल्कुल, ये 30 अप्रैल मई जून, जून को 2001। फिर उसके बाद आपका जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर होता आपका 30 का ही, सितंबर 2001। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर होता आपका 31 का, 31/12/2000। उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च, 31 मार्च 2002। उसके बाद अप्रैल मई जून, जून फिर से 30 का होता है। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर कितने का होता है, ऊपर लिखा था ना, हाँ 30 का ही होता है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आपका कब था लास्ट, 31 मार्च 2003। लोन फिनिशिंग डेट 3 है, अभी तो और भी लिखनी पड़ेंगी हमें डेट। ठीक है, उसके बाद होता मेरा 2002 का दिसंबर हो गया। बट ये रिपे तो जल्दी हो जाएगा ना, इन्होंने लोन एक चीज यहाँ पे इनके क्वेश्चन में मेरे को 1 से 2, 2 नहीं, हाँ ठीक ठीक, ये मैं वो लगा गया था, गड़बड़ लगा गया था थोड़ा। जनवरी फरवरी मार्च कब होगा, 31 मार्च 2000। ठीक है, तो मेरा टोटल यहाँ पे लोन एंड हो रहा है 31 मार्च 2000। मैंने क्वार्टरली क्वार्टरली डिफरेंसेस पे सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन कर ली है। तो अब आगे मेरे को कैसे करना होगा,
ओपनिंग, ओपनिंग में कितना आएगा? ओपनिंग था मेरा ये 10,000 रुपए का, ठीक है। ये सिर्फ प्रिंसिपल की बात हो रही है अभी, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ पे लिख लो आप प्रिंसिपल, क्लोजिंग प्रिंसिपल, ठीक है। 10,000 का रिपे कुछ हुआ इस डेट पे? नहीं, तो क्लोजिंग भी 10,000। इस डेट पे कितना? 10,000। इस पे इनिशियल रिकॉग्निशन वाला लोगे अमाउंट कौन सा लोगे? ये सिर्फ मैं कैश फ्लो देख रहा हूं, कैश फ्लो में आपका ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह कहां से आएगा? आपको ये देखना होगा कैश फ्लो कितना लाइबिलिटी बन रही है, रिफंड मतलब कैश फ्लो निकालना मेरे को, तो कितना कितना अभी ड्यू है, समझे? तो इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट वगैरह थोड़े लोगे आप, वो नहीं आएगा इसमें। ये सिर्फ प्रिंसिपल का निकाल रहे हैं, फिर इंटरेस्ट का निकालेंगे तो कैश फ्लो आपके दोनों मिल जाएंगे। तो इस पे कुछ रिडीम हुआ नहीं। फर्स्ट पेमेंट इनकी कब हुई थी स्टार्ट? नेक्स्ट इस पे दे रखा था, फर्स्ट पेमेंट हुई थी 30 सितंबर को हुई थी इनकी प्रिंसिपल की, तो यहाँ पे भी कोई नहीं होगी, तो ये फिर आपका 10,000 का बैलेंस, ठीक है। तो अब 30 सितंबर को इन्होंने पेमेंट की है, कितनी? 10,000 ओपनिंग था, पेमेंट हुई है 30 सितंबर को, कितनी? 4 इंस्टॉलमेंट में, ये 2500 की, ये हो गया आपका 7500 का बैलेंस, ठीक है। अब ये 7500 आपका ओपनिंग, यहाँ पे कुछ पेमेंट हुई नहीं, क्योंकि 6 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, हमने पीरियड लिखा है 3 मंथ्स के डिफरेंस पे, ठीक है। इसमें नहीं हुई, तो ये 7500 ही रहा इसमें। इसमें फिर ओपनिंग 7500, तो अब पेमेंट हुई, हाँ ये 6 मंथ्स हो गए ना, अब सितंबर से मार्च 6 मंथ्स हो चुके हैं, तो फिर पेमेंट हुई 2500 की, 4 इंस्टॉलमेंट्स में हुई है ना पेमेंट, ये हो गया 5,000। ये ओपनिंग 5,000, यहाँ कुछ नहीं, ये 5,000 ओपनिंग, फिर पेमेंट हुई है यहाँ पे कितनी? 2500 की, तो ये आ गया 2500, तो यहाँ पे ओपनिंग 2500, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 2500, 2500 की रिपेमेंट हो गई, ये फिर नहीं, ठीक है। आपने क्लोजिंग निकाल लिया कितना कितना होना है। इसके बाद आप इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी कितनी करोगे वो निकालते हैं, ठीक है। एक कॉलम और ऐड करता हूं मैं आगे, इंटरेस्ट की पेमेंट। ये भी कैश फ्लो निकाल रहे हैं कि मेरे को एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट की पेमेंट वगैरह करनी होगी, समझ रहे हो? इंटरेस्ट, अब इसकी इंटरेस्ट रिपेमेंट देखते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी कितनी एक्चुअल में होगी, ठीक है। हम कितने उसको पेमेंट करेंगे इंटरेस्ट की, ठीक है। तो सबसे पहले कितना इंटरेस्ट रेट है? 12%, ठीक है। 12% पर एनम का था, और यहाँ पे तो कुछ जीरो पीरियड पे तो कुछ लगा ही नहीं होगा, तो ये तो जीरो ही हो गया। तो अब यहाँ पे मेरा कितना 3 मंथ्स का लगा होगा, 3 मंथ्स का लगा होगा, ठीक है। तो 3 मंथ्स का हम देखते हैं कितना लगेगा, 10,000 के ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा ना इंटरेस्ट, तो इसके ऊपर पे करोगे। जो ये आपने रिपे किया था 2500, ये तो आपने इस पीरियड के एंड में किया, मतलब 30/9 को किया हुआ है, तो 30/9 को किया है, तो आप 30/9 तक तो 10,000 पे लगाओगे इंटरेस्ट, तो आप जो ये वाला ओपनिंग प्रिंसिपल है इसके ऊपर ही चार्ज करते जाओगे, जो ओपनिंग प्रिंसिपल है ओपनिंग प्रिंसिपल पे चार्ज करते जाओगे, ठीक है। 10,000 के ऊपर आपने कितना पे किया होगा? आपने 12% पर एनम, 3/12 करो कैलकुलेशन, कितनी आ गई? 10,000 मल्टीप्लाई 12% मल्टीप्लाई 3/12, 300 की, ठीक है। और इस केस में यहाँ पे भी 10,000 ही है, तो यहाँ पे भी 300, और यहाँ पे 7500 के अकॉर्डिंग कितना बनेगा? 7500 के अकॉर्डिंग ये 225 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 225 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 150, 150, और यहाँ पे 75 और 75, इंटरेस्ट का इतना इतना अमाउंट पे किया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ एक और कॉलम ऐड करता हूँ कि टोटल कैश फ्लो कितना हुआ होगा, टोटल कैश फ्लो मतलब टोटल पेमेंट कितनी हुई होगी, दिस प्लस दिस, नहीं ये नहीं, दिस प्लस दिस, ठीक है। एक प्रिंसिपल का एक इंटरेस्ट की पेमेंट दो ही है, तो इनका टोटल कर करके लिखते जाएंगे। यहाँ पे कितनी होगी टोटल? यहाँ पे तो कुछ हुई नहीं ना, कैश यहाँ तो इनफ्लो ही हुआ था सिर्फ, ठीक है।
यहाँ पे तो इनफ्लो ही हुआ था ये वाला, तो इनफ्लो नहीं लिख रहे हम, सिर्फ आउटफ्लो की बात कर रहे हैं अभी। यहाँ पे तो जीरो, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं, इंटरेस्ट को 1 है 300, यहाँ पे 2500 और 300, दो मिनट दूसरे कलर से लिखता हूँ, 0 300, 300 प्लस 2500 2800, अब यहाँ पे सिर्फ 225, 2500 प्लस 225 2725, यहाँ पे 150, 2650, 75, 25, 75। ठीक है, ये आपका आ गया कि कितना कितना कैश फ्लो हुआ। हमने कैश फ्लो की टेबल बना ली है। ठीक है, आपको भी ये टेबल बनानी होगी, किस केस में मैं आपको चार्ट के थ्रू समझा दूंगा। ठीक है, तो इसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप क्या रहता है, कैश फ्लो बना ली, इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया आपका, ये वाला इनिशियल रिकॉग्निशन कितने पे हो गया, कैश फ्लो बना ली। इसके बाद ये वैसे स्टेप में इग्नोर करवा देते तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे। अब बनाते हैं हम अमोर्टाइजेशन टेबल। तो मेरे को ना एक बार स्पेस चाहिए होगा, तो इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, जो ऊपर लिखा था उस पोर्शन को सारे। अमोर्टाइजेशन टेबल आपको पता है ये कौन सा स्टेप हो गया हमारा, इसमें ईयर लिखते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फिर इंटरेस्ट एक्रू, और फिर रीपेमेंट, और उसके बाद क्लोजिंग फाइनेंशियल लाइबिलिटी। ठीक है, इसका एक काम करता हूँ, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, ईयर ये लिखते हैं ऊपर वाला पीरियड सबसे पहले तो। ठीक है, कौन सा पीरियड था मेरा, ऊपर वाले से देख देख के लिख रहा हूँ मैं, ऊपर वाली जो टेबल है, 1 अप्रैल 2001, 36 2001, 39 2001, 31 12 2001, 31 3 2000, 2 30 6 2002, 39 2002, 39 2002, 31 12 2002, 31 3 2003। ठीक है, जैसे दिख नहीं रहा है, छोटा छोटा सा काफी, फिर भी लिख दिया मैंने। अरे भाई कुछ तो आ गया, हाँ सही कर गई है, डिटैच हो गया। ठीक है, ठीक है जी, इसके बाद ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना कितना। सबसे पहले मेरा इनिशियल रिकॉग्निशन इस सेट का, इस लाइबिलिटी का कितने पे हुआ था, इनिशियल रिकॉग्निशन ये देखो, इस स्टेप में हमने किया था 9500 पे। ठीक है, यहाँ पे इनिशियल रिकॉग्निशन लिखते थे हम 9500, इसके ऊपर इंटरेस्ट किससे एग्री करते थे, ईआईआर से। ईआईआर क्वेश्चन में दिया हुआ इन्होंने, हाँ ये देखा था, 16.60% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट एक्रू एट 16.60% पर एनम। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ डेज निकालते हैं कितने कितने बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालते हैं कितने कितने आएंगे। तो इसके लिए एक काम करता हूँ मैं, पहले ना एक यहाँ पे लिख लेता हूँ थोड़ा सा, कि अप्रैल में कितने डेज होते हैं, उसमें कितने होते हैं, तो मेरे को आइडिया लग जाएगा। अप्रैल, मई, जून, जनवरी से स्टार्ट करता हूँ, जनवरी,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। इसमें 28, इसमें 31, इसमें 20, इसमें भी 30। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 31, जून में 30, इसमें 31। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, वैसे याद ही हो जाएंगे आपको, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। यहाँ पे इस पीरियड में तो जीरो पीरियड का ही इंटरेस्ट एक्रू करोगे आप, और इसमें अप्रैल, मई, जून, अप्रैल, मई, जून मतलब कि 91 डेज का, और इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर कितने हो गए? 92 डेज। और इसमें दिसंबर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 92 डेज। और इसमें मार्च में जनवरी, फरवरी, मार्च, जैन, फेब, मार्च 90 डेज। तो अब आगे तो रिपीट होंगे वही सेम, रिपीट होते जाएंगे ना, 91, 92, 92, 90। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना एक्री होगा इस पे, एक की कैलकुलेशन करवा देता हूँ, बाकी का नहीं करवाऊंगा, बाकी वैसे ही लिखवा दूंगा। ठीक है, इसकी अगर कैलकुलेशन करनी है मेरे को, 9500 के ऊपर 16.60% लगा है। ठीक है, एक्रू करने के लिए कितने डेज, यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं होगा, जीरो है। ठीक है, जीरो, 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 जीरो नहीं, ये वाला बैलेंस आएगा ना यहाँ पे, तो 9500, यहाँ पे 9500, जीरो पीरियड पे थोड़ा एक्रू होता है, यहाँ पे 3 मंथ्स के बाद एक्रू होगा। ठीक है, कितना डेज का होगा? 91/365। इसको करो कैलकुलेशन, 9500 मल्टीप्लाई 16.66% मल्टीप्लाई 91/365, ये आ गया। 2 मिनट, क्या कर गया मैं, 95, कितने का लोन था? 10,000 का। ठीक है, 9500 मल्टीप्लाई 16.6% मल्टीप्लाई 91/365। ठीक है, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? 9500 मल्टीप्लाई 16.6% मल्टीप्लाई 91/365। हाँ, कुछ गड़बड़ हो रही थी, पता नहीं क्यों बार बार कैलकुलेशन में जीरो फालतू लग रही थी शायद कहीं पे, 95 कोई सोच रहा था मैं, अब सही आया। अब आ गया ये 393। ठीक है, 393। ठीक है, अब इसमें रिपेमेंट कितनी हुई है मेरी इस डेट पे, ये कब का देख रहा हूँ, 36/2001, 36/2001 पे मेरी रिपेमेंट कितनी हुई है टोटल? 300 की। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 300। ठीक है, 300 की रिपेमेंट, तो बैलेंस कितना बचा मेरा? 9500 प्लस में कितना इंटरेस्ट एक्रू हुआ? 393 -300, तो आपका बचेगा 9593। क्लोजिंग फाइनेंशियल लायबिलिटी इतने की होगी। अब यहाँ पे ओपनिंग कर दोगे इसको 9593, इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्रू करोगे। ठीक है, कैसे, जो ये फॉर्मूला लगाया था ये फिगर चेंज हो जाएगी, बस 9593 के ऊपर आप वो कर दोगे कैलकुलेट, 9593 मल्टीप्लाई 16.6% मल्टीप्लाई डेज कितने हैं इसमें? 92, 92/365, ये हो गया 401, 401.386। ठीक है,
इसमें रिपेमेंट कितनी हुई है 2800। एक काम करता हूँ ना, मैं पहले सारी रिपेमेंट लिख लेता हूँ, बार बार ऊपर जा रहे हैं हम देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सारी, यहाँ से रिपेमेंट उतार लेता हूँ, 2800, फिर 225 की, फिर 2725 की, फिर 150 की, फिर 2650 की, फिर 75 की, फिर 2575 की। ठीक है, मैंने सारी रिपेमेंट उतार ली है। तो अब मेरा जल्दी जल्दी हो जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन। तो अब कितना क्लोजिंग आएगा, 9593 प्लस 401.386 4 माइनस 2800, ये आ गया 7194.386, 7194.386। इसके ऊपर लगाऊंगा मैं कितना, वही 16.6% मल्टीप्लाई कितने डेज, 92 बाय में 365, ये आ गया 301 रुपये का 0.02। ठीक है, इसको 0.02 हो गया, इसके कैलकुलेशन करो। 7194.386 प्लस 301.02 माइनस 225, कितना हो गया ये 7270.406। ठीक है, 7270। अब ये ओपनिंग हो गया 7270.406। अब ये इंटरेस्ट कितना एक्रू होगा इस पे, बोलो। इसके ऊपर करते हैं 16.6% मल्टीप्लाई कितने डेज, 90 डेज बाय में 365, कितना हो गया ये 297.59 राउंड ऑफ करके। ठीक है, अब इसको 7270.406 प्लस 297.59 माइनस 2725, कितना हो गया 4842.996। तो इसको एक काम करता हूँ ना, राउंड ऑफ हटा ही देता हूँ मैं, 4843 कर देता हूँ, 4843। अब ये 4843 हो गया। अब इसमें कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, 4843 मल्टीप्लाई 16.6% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज 91 बाय में, 91 बाय में कितना हो गया 365, ये हो गया 200 रुपये, 200। ठीक है, 200.43, मैं 2 राउंड ऑफ तक ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसको 4843 प्लस 200.43 माइनस 150, 4893.43, 4893.43। इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करो, मल्टीप्लाई 16.6% मल्टीप्लाई कितने डेज हैं 92 बाय में 365, कितना हो गया 204.746। मैं इसको 2 राउंड ऑफ तक ले रहा हूँ। ठीक है, 4893.43 प्लस 204.75 माइनस 2650, कितना आ गया 2448.18। ठीक है, अब इसके बाद 2448.18, इसके ऊपर इंटरेस्ट ड्यू करो, मल्टीप्लाई 16.6% मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज 92 बाय में 365, कितना आ गया 102.43। ठीक है, 2448.18 प्लस 102.43 माइनस 75, कितना आ गया 2475.61, 2475.61। अब मेरे को क्या करना चाहिए इसमें, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रू करते हुए यहाँ पे तो जीरो करना है लास्ट में, मैंने आपको बताया था पहले, जीरो करो। इसमें जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो डाल दो बस। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर 2575 और 2475.61 का डिफरेंस 99.39, ये राउंड ऑफ की वजह से आता है डिफरेंस। ठीक है, तो वो हमने कर दिया। अभी हमारी ये बन गई है। तो अब इसकी आप एंट्रीज आपको आती हैं करनी, जैसे फाइनेंशियल एसेट में की थी, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्रू की एंट्री डलती जाएंगी आपकी। ठीक है, ये इंटरेस्ट एक्रू की होगी और ये आपकी रीपेमेंट की डलती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ में आपकी दूसरी भी है,
तो आप यहाँ पे रीपेमेंट की एंट्री डालते रहोगे। एंट्री में कोई फर्क आएगा नहीं, आप तो सीधा कैश आउटफ्लो करते थे ना, और यहाँ पे रीपेमेंट आप करते जाओगे तो आप टू कैश और फाइनेंशियल लायबिलिटी को डेबिट करते जाओगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी एंट्री मेरे को लगता नहीं है कुछ करवाने की जरूरत है, तो इसमें मैटर नहीं करता कि आपका इंटरेस्ट ही है या फिर रिपेमेंट, आपको तो ये दिखाना होता था ना कि कैश कितना जा रहा है आपकी तरफ से, फाइनेंशियल लायबिलिटी उतने से कम करते जाओगे। ठीक है, और इससे फाइनेंशियल लायबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, इस इंटरेस्ट को एग्री करोगे, इसको एग्री करोगे, इसको एग्री करोगे। ठीक है, समझे, इंटरेस्ट एक्सपेंस इससे इसको इंक्रीज करते जाओगे फाइनेंशियल लायबिलिटी। ठीक है, तो ये वाली होगी। आईसीआई का देखते हैं बार क्या दे रखा है इन्होंने। इन्होंने पता नहीं है कैसे बना रखी है कि कैलकुलेशन की टेबल इतनी भयानक नहीं बनानी है, हमें अपने तरीके से बनानी है। ठीक है, एक तो ये वाला तरीका मैंने बताया था, इससे टोटल कैश फ्लो निकल जाएगा। पहले आपने सारे प्रिंसिपल के देखे, उसके बाद आपने इंटरेस्ट का, फिर टोटल कैश फ्लो कितना हो गया। ठीक है, ये वाली हमारी अमोर्टाइजेशन टेबल होगी है सारी की सारी, और इन्होंने भी ये जीरो कर दिया है। ठीक है, एक अदा मैच करवाऊँ आपको, एक आधी आपको क्लोजिंग बैलेंस 9589 हमारा आया 95, ये 30 जून 2001 का, ये 30 जून 2001 का, इनका 9589 हमारा आया 9593। ठीक है, हमारा 3-4 रुपये एक्स्ट्रा आया, क्यों, हमारा 90 डेज 91 डेज का लिया था, इन्होंने यहाँ पे ले दिया 90 डेज का, 90 डेज। अब ये 90 डेज क्यों लिए इन्होंने, 90 डेज क्यों लिए, ये सोचने वाली बात है। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30, मई में 31, जून में 30, तो 91 बनेंगे ना। इन्होंने ये मिस्टेक है इनकी, इस वजह से डिफरेंस मिलेगा आपको। और आखिरी का भी मिला देता हूँ 2473, कौन से 30 दिसंबर 1 दिसंबर का 2475, 2473, 2 रुपये का, ये उसी वजह से डिफरेंस आ रहा है क्योंकि इसका इंपैक्ट आया ना क्लोजिंग, फिर उसका चेंज हो गया था। ठीक है, तो इस वजह से इंपैक्ट आया, उसकी वजह से ये आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा ये। तो आप इस तरीके से करके आओगे इस क्वेश्चन को। अब मैं अगर आपको कहूं कि स्टेप कैसे होने चाहिए इसके, तो आपको स्टेप्स राइट करवा देता हूं थोड़े, तो उससे कि आपको इजी रहेगी क्वेश्चन सोल्व करने में। कि आपको अगर अमोर्टाइजेशन वगैरह का कोई क्वेश्चन मिल भी जाता है, कोई क्वेश्चन अगर मिल जाता है, तो कैसे उसको सोल्व कर दोगे इजीली। जस्ट मिनट, मैं आपको यहीं पे लेके चलता हूँ, पहले अपने नोट्स पे दिखा देता हूँ, नोट्स पे कुछ और बचा तो नहीं है। हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया, ये भी कर दिया है, इसके अलावा ये 29 भी आपको करवा दिया था मैंने। ठीक है, इसके अलावा मेरे को चार्ट ही बनवाना आपको, ठीक है, चार्ट। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा, बट कंप्लीट करके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं चार्ट बनवाता हूँ। सबसे पहला स्टेप्स, यहाँ पे लिखो, आप क्या लिखना है, स्टेप्स फॉर फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो एसेट वाले केस में थी, एंड अमोर्टाइड कॉस्ट मेथड। अमोर्टाइड कॉस्ट मेथड दो केसेस में था मेरा, फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये दोनों केस में लगेगा। ठीक है, आपका उसके स्टेप्स हैं सारे आगे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप लिखवा रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हम क्या देखते थे कि एट मार्केट है, ऑफ मार्केट टर्म्स पे है। ठीक है, एट मार्केट या ऑफ मार्केट, ये मेरा हो गया फर्स्ट। सबसे पहले हमने देखा एट मार्केट या ऑफ मार्केट, फिर उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं। इसमें क्या देखा हमने, कैश फ्लो की टेबल बनाई, जो आज मैंने कैलकुलेट करवाई आपके कैश फ्लो बनाने की। ठीक है, ये कैश फ्लोज आपको सिर्फ दो ही केसेस में बनानी होगी। कौन से केसेस में, एक तो ऑफ मार्केट टर्म्स पे होगी जब आपका क्वेश्चन, तो क्यों आपको फेयर वैल्यू निकालनी होती है ना ऑफ मार्केट टर्म्स, और एक आपको जब क्वेश्चन आस्क्स फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट,
ठीक है। बट इसमें मैं आपको अवॉइड करवा देता था क्योंकि हमारे कैश फ्लो होते थे ना सिंपल सिंपल होते थे, ऑफ मार्केट टर्म्स में भी मैंने आपको अवॉइड करवा दिया था, इस केस में भी अवॉइड करवा देता था। क्यों? क्योंकि आगे के स्टेप्स जो करते थे, पहले लिखवा देता हूं उसके बाद बताता हूं आपको। कैश फ्लोज के बाद आपका थर्ड स्टेप बनता है फेयर वैल्यू कैलकुलेशन का। फेयर वैल्यू कैलकुलेशन, ठीक है। इसमें दो मेथड्स होते थे आपके, तो आपका टीपी या फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, और उसके बाद आपका फोर्थ स्टेप होता है। अभी तक आपने क्या किया? सबसे पहले एट मार्केट टर्म्स है या ऑफ मार्केट टर्म्स वो डिसाइड किया। उसके बाद आपने देखा कि कैश फ्लोज कितने हो रहे हैं, वो उसकी कैलकुलेशन की। उसके बाद आपने फेयर वैल्यू की कैलकुलेशन की, ट्रांजेक्शन प्राइस पे होगा या फिर प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज का होगा, ठीक है। अब मैं आपको इस केस में भी इग्नोर करवा देता था क्योंकि आपके सिंपल कैश फ्लोज होते थे, तो डायरेक्ट आपका इसमें ही लिख देते थे हम कैश फ्लो, तो इजी होता था उस टेबल के अंदर फॉर्मेट में डालना कि हाँ इतना इतना, सिंपल था कि मेरे इतना इतना इंटरेस्ट जा रहे हैं। बट आपको प्रॉब्लम कहां पे फेस करनी पड़ेगी? चाहे तो आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह कुछ चेंज होता हो, या फिर जैसे आज इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हुई थी प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल में इंस्टॉलमेंट की पेमेंट आ जाती है, तो आपका इंटरेस्ट का जो बैलेंस होता है आउटस्टैंडिंग, उसके ऊपर डिफरेंस आ जाता है, तो आप जो आउटस्टैंडिंग होता है उसी के ऊपर तो रीपे करोगे ना, ठीक है। तो आपको ये सोचना होगा लॉजिकली, ठीक है। अगर आप उसमें बनाना चाहते हो तो उसमें बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेफालतू का टाइम वेस्ट रहेगा ये, ठीक है। अगर सिंपल आपकी कैश फ्लोज आप लिख सकते हो इसमें, जो आप ये टेबल बनाते हो फ्यूचर मतलब प्रेजेंट वैल्यू की, ये फेयर वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको टेबल बनवाई थी इसकी फाइनेंशियल एसेट के टाइम पे, ठीक है। टेबल बनाते थे, उसके अंदर आप डायरेक्ट लिख देते थे कि हाँ ये मेरे कैश फ्लोज होते हैं, तो आप ये वाला स्टेप इग्नोर कर सकते हो अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट कैश फ्लोज नहीं दिए हुए। जैसे अब इंस्टॉलमेंट वाला था, इसमें थोड़े डिफिकल्ट थे, तो इस केस में आपको बना लेनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टेप लिखवा दिया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज और लिख लो आप, कैन बी इग्नोर्ड। नीड टू बी प्रिपेयर्ड। एक काम करता हूँ ना, ये आगे के ना ये हटा देता हूँ मैं, ठीक है, स्टेप्स। यहाँ पे थोड़ी लिखने की जगह बच जाएगी मेरे को, कुछ कुछ और भी लिखना होगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ कैन बी इग्नोर्ड इफ यू कैन इजिली कैलकुलेट कैश फ्लो, ठीक है। तो आपको ये फेयर वैल्यू वगैरह जब बनाओगे तो आप कर लोगे उसके अकॉर्डिंग, जैसे भी एडजस्ट होगा, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी क्या लिखवाया। और ये फेयर वैल्यू आपकी हो जाती है दो केसेस में। अब फेयर वैल्यू के बाद आपका कौन सा स्टेप है था कि इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन। इसमें हमने देखा था कि इनिशियली रिकॉग्नाइज करने के लिए ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एडजस्टमेंट होती है, तो हमने फेयर वैल्यू के ऊपर प्लस या माइनस ट्रांजेक्शन कॉस्ट की थी, ठीक है। अब इसके बाद हमने स्टेप क्या किया था? इसके बाद हमने ई आई आर देखा था कि क्वेश्चन में दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ था, अगर नहीं दिया हुआ तो कैलकुलेट किया था, ठीक है। ई आई आर, ठीक है, इसके लिए लिखो ई आई आर के लिए इफ नॉट, एक काम करो ना यहाँ पे कैलकुलेशन भी लिखी दो, ई आई आर कैलकुलेशन कब करनी है आपको? इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको ये करनी होगी, ठीक है। इसके बाद आपको एक और स्टेप करना है, अमोर्टाइजेशन टेबल। ईआईआर कैलकुलेशन के बाद आप अमोर्टाइजेशन टेबल बनाते थे, उस पर इंटरेस्ट एक्रू करते थे ईआईआर रेट से, ठीक है। ईआईआर की कैलकुलेशन आप अवॉइड भी कर सकते थे, जिसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसके लिए आप भी यहां पे लिखो कैन बी अवॉइडेड इफ मार्केट रेट या कूपन रेट के इक्वल बन जाता है, तो वहां पे अवॉइड कर सकते हो, ये कंप्लीट कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हो। बट आपको वो तो दिखाना होगा ना कि ईयर आपने लिया क्यों है वो वाला, तो आप वो मेंशन करोगे, ठीक है। इफ मार्केट, इफ EIR इज इक्वल टू मार्केट रेट, ठीक है। और
EIR इज इक्वल टू कूपन रेट, समझे। अब इसके बाद अमोर्टाइजेशन टेबल होगी मेरी। इसके बाद मैं क्या करता था, जनरल एंट्रीज पास कर देता था, ठीक है। अब जनरल एंट्रीज में कौन सी एंट्री पास होती थी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन की एंट्री पर करता था ना मैं पास। तो मेरी एक तो होती थी इंटरेस्ट की, एक्रू की, अगर चाहे तो इनकम में होगी, एसेट होगी तो इनकम, लाइबिलिटी होगी तो एक्सपेंस, ठीक है। एक होती थी मेरी कैश रिपेमेंट की, ठीक है। एसेट होगी तो मेरे को कैश मिलेगा, और लाइबिलिटी होगी तो मेरे को कैश पे करना होगा, कैश की एंट्री होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या किया था, ये जनरल एंट्री किसके बेसिस पे पास की थी आपने, ऑन दी बेसिस ऑफ अमोर्टाइजेशन टेबल, मोर्टाइजेशन टेबल के बेसिस पे की थी, उसके अंदर कितना कैश आ रहा था, कितना इंटरेस्ट एक्रू हो रहा था, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप आपका सिर्फ किसके लिए है, सिर्फ फेयर वैल्यू OCI वाले के लिए, ठीक है। फेयर वैल्यू चेंज करते हैं, फेयर वैल्यू की। इसके बाद हमने चेंज का एक स्टेप किया था, एक एग्जांपल मैंने आपको करवा दिया था, ये सिर्फ कौन से केस में होगा, ओनली इन केस ऑफ FVTOCI, ठीक है। आपका सिर्फ इस केस के अंदर ही ये FVTOCI वाला होगा, ठीक है। तो आप ये चार्ट मैंने इतना अच्छे से बना दिया है, तो इसको एक बार समझा देता हूं दोबारा से। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होता था, कि एट मार्केट टर्म से क्वेश्चन देखते ही, या ऑफ मार्केट टर्म, बट इससे भी पहले हमें डिसाइड करना होता था क्या, कि वो कौन से कैटेगरी में क्लासिफाई होगी। तो इससे ऊपर आप लिख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में क्लासिफाई होगी, ठीक है। बट ये मैंने स्टेप इसीलिए बताए हैं, तो इसके ऊपर लिख सकते हो आप क्लासिफिकेशन, यहां पे लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट या लाइबिलिटी। तो आप सबसे पहले क्लासिफाई करोगे, और उसके बाद अगर इसमें क्लासिफाई होते हैं, इन दोनों में, FVTOCI में या अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मेथड में, या फिर, ठीक है, इस केस में ACM, इन दोनों के केस में FVTOCI एसेट के केस में होता, ठीक, उसमें क्लासिफाई हो जाती है। तो आपको सब उसके बाद देखना कि एट मार्केट टर्म्स है या ऑफ मार्केट टर्म्स पे, वो लग गया पता। उसके बाद आप क्या करते हो, कैश फ्लो कितना कितना हो रहा है वो टेबल बनाते हुए, उसका फॉर्मेट मैंने आपको आज वाले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अगर ये कब जरूरत होगी, अगर ऑफ मार्केट टर्म्स पे होगा क्वेश्चन, तब आपको बनाने की जरूरत है, और क्वेश्चन आस्क्ड फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट तो बनाने की जरूरत है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको ये बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट आस्क करेगा अगर, तो आपको बनानी पड़ेगी। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कौन सी होती है, इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद वाली, ये इसके बाद वाली सारी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए की है हमने कैलकुलेशन, जो इसके बाद की है, ठीक है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन सबसे पहले, उसके बाद कैश फ्लो की टेबल बनाने के बाद, बट ये कैश फ्लो की टेबल अवॉइड कर सकते हो आप कब, चाहे तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, या इनके अलावा कोई और है क्वेश्चन, ठीक है, तो आप उसको इजीली अवॉइड कर सकते हो। इन केसेस में आपको बनानी पड़ेगी। अब फेयर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, चाहे तो टीपी पे होगा, चाहे फेयर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट, मतलब फ्यूचर कैश फ्लोज पे होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, ठीक है। आपने सबसे पहले एट मार्केट टर्म, ऑफ मार्केट टर्म, फिर कैश फ्लो किया, फिर फेयर वैल्यू कितने पे रिकॉग्नाइज, मतलब कितनी फेयर वैल्यू आई उससे सेट की, फिर इनिशियली किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करोगे, उसमें साथ में ट्रांजेक्शन कॉस्ट की एडजस्टमेंट कर दोगे। एसेट होगा तो एड, लाइबिलिटी होगा तो लेस। उसके बाद EIR कैलकुलेशन की, EIR कैलकुलेशन कैसे होगा, उसकी टेबल बनाओगे, ठीक है, बट उसको अवॉइड कर सकते हो, चाहे तो क्वेश्चन में दिया होगा तब बनाने की जरूरत नहीं है। और ये EIR मार्केट रेट के इक्वल ही मान लेने वाली कंडीशन बन जाती होगी तो, और EIR अगर कूपन रेट के इक्वल होगा तब आप इसको इग्नोर कर सकते हो। उसके बाद आपने बनाया अमोर्टाइजेशन टेबल। अमोर्टाइजेशन टेबल क्यों बनाते हैं, उससे हमें आगे की जनरल एंट्रीज पास करने की काम आती है। कौन सी इंटरेस्ट की और कैश की एंट्रीज पास हो जाती हैं। फिर फेयर वैल्यू चेंज, ये सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के केस में होता है मेरा, ठीक है। तो मेरे स्टेप्स कितने हो गए ये गिने हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप हो गए। सबसे पहले एसेट क्लासिफिकेशन, फिर एट मार्केट या ऑफ मार्केट, फिर कैश फ्लो, फिर फेयर वैल्यू, फिर इनिशियल रिकॉग्निशन किस अमाउंट पे, फिर ER की कैलकुलेशन, क्वेश्चन में दिए तो इग्नोर कर देंगे, फिर अमोर्टाइजेशन टेबल, फिर जनरल एंट्रीज कर दी अमोर्टाइजेशन टेबल के बेसिस पे, फिर मेरा फेयर वैल्यू चेंज और उसकी एंट्री, ठीक है। तो ये वाली टेबल थी। अगर स्टेप्स थे आपके, कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा अमोर्टाइजेशन का या फिर FVTOCI का, तो आप कर दोगे इजीली। तो उसके बाद एक और चीज देखिएगी, अकाउंटिंग फॉर रिक्लासिफिकेशन। ये रिक्लासिफिकेशन अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी से इक्विटी में हो जाती है। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है ना, जल्दी से अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो,
और लाइक और कमेंट जरूर से करना, ठीक है, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलती रहे थोड़ी। और फाइनेंशियल लायबिलिटी से इक्विटी में अगर रिक्लासिफाई होता तो क्या होगा, जिस अमाउंट पे दिख रही है आपकी बुक्स में उसी पे क्लासिफाई हो जाएगी, ठीक है। इक्विटी से अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी पे जाती तो फेयर वैल्यू होगी जो उस डेट की, उस पर रिक्लासिफिकेशन होगी। और जो डिफरेंस होगा इसका और इसका, मतलब कि जो जिस अमाउंट पे बुक्स में शो हो रही होगी ये, और जिस पे रिक्लासिफाई होगी मतलब फेयर वैल्यू, इन दोनों का डिफरेंस वो इक्विटी मान लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद वाला आज हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी का ये टॉपिक कवर हो गया। बट इसमें एक चीज ये और चार्ट करवा देता हूँ, इसमें कुछ नहीं है, ये समरी दे रखी है। फेयर वैल्यू फाइनेंशियल लायबिलिटी मेजर हुई है अगर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे, तो इंटरेस्ट कॉस्ट कहाँ जाएगा, P&L में, ठीक है, कौन से EIR के बेसिस पे। और लायबिलिटी अगर फेयर वैल्यू चेंजेस होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं, वैसे P&L में जाते हैं, ठीक है। और अनरिलाइज्ड होंगे फॉर चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से, अगर ओन क्रेडिट रिस्क की वजह से होंगे तो मैंने आपको बताया था कि ये OCI में जाते हैं। और अनरिलाइज्ड गेन या लॉस अदर देन ओन क्रेडिट रिस्क तो ये P&L में जाते हैं, ठीक है। तो इसको इंपोर्टेंट करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हाईलाइट कर दिया मैंने जिसको करना था, ठीक है। अब इसको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखना आप, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, तब तक के लिए बाय।